हफ्ते के आखिरी दिन के बड़े एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 1.5 घंटा रिकवरी होगी या बढ़ेगी कमजोरी। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार और दिशा दशा की है तलाश, और बस उसी में आपके लिए करेंगे खोज। आइए, फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन है इस आखिरी 1.5 घंटे में। सीरीज की शुरुआत है, पहला ट्रेडिंग सेशन है, वीकेंड आ रहा है। बहुत सारी बातों पर अनिल जी से चर्चा करनी है। तो सर, सबसे पहले बताइए आज की बड़ी बातें क्या हैं? जयदीप, बड़ी बातों में साफ तौर पर एक्शन जो है वो बाजार में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच का है। कभी हरे तो कभी लाल निशान में घूमते फिरते 11,050 के आसपास है निफ्टी। निजी बैंक, फाइनेंशियल, एनबीएफसी से दबाव है थोड़ा, और इसी वजह से बैंक निफ्टी ज्यादातर वक्त लाल निशान में, निफ्टी हरे लाल के बीच में झूलता हुआ। फार्मा, सरकारी बैंक और एफएमसीजी शेयर, ये है आज के मजबूत शेयर, स्पेशली फार्मा। वाह क्या मजबूती है, और अगर फार्मा इतने मजबूत नहीं होते तो निफ्टी का हाल होता थोड़ा सा बुरा। सोने की चमक जारी है, 53,844, हर रोज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये है। और चांदी भी सोने के पीछे पीछे चमकती हुई, गिरावट के बाद रिकवरी, और अच्छी खासी रिकवरी भी है। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है, आधा से 1% यूरोप मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती को बरकरार रखने में कामयाब है, न बहुत तेजी तो ना ही बहुत बड़ी मंदी। 7500 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो अब तक का हाल ये है दीप, इस वक्त पूरे बड़ी बातों के तौर पर। जी बिल्कुल अनिल जी, और एक आपसे बात करनी थी सर, मार्केट एक्शन पर ही दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं। आज आपने सुबह बोला भी था कि शायद अब थोड़ी कंसोलिडेशन मूव आ सकती है, और एकदम वैसा ही हुआ है। छोटी रेंज में थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन रहा है, पर जिस समय से थोड़ा आज रोटेशन आते हुए दिखा है सर, फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल आया है अक्रॉस द सेक्टर। और ये जो पूरी रिकवरी हुई है मार्च से अब तक की, उसमें फार्मा का काफी अहम रोल रहा है, एक लीडरशिप रही है। तो ये जो फार्मा में वापस लीडरशिप आ रही है, इसका क्या मतलब है? दीप देखिए, रोटेशन तो मार्केट में लगातार चल रहा है। 2 दिन पहले आपको एक दिन का करेक्शन आईटी शेयरों में मिला, उससे पहले 2 दिन आपको फार्मा शेयर करेक्ट होते दिखे, उसके पहले रिलायंस ने आपका काम कर दिया। तो कहीं न कहीं कोई न कोई सेक्टर, कोई न कोई स्टॉक ऐसा है जो आपको इंडेक्स को गिरने नहीं देगा। और जब इंडेक्स नहीं गिरता है और स्टॉक्स में करेक्शन होता है, या फिर सीमित दायरे में आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे, वही टाइम वाइज करेक्शन है। तो सीरीज की शुरुआत में पहले दिन आज ये टाइम वाइज करेक्शन के एकदम साफ साफ संकेत दिख रहे हैं कि बाजार बड़े मुंह के पहले मन बनाना चाहता है, और ऐसे में बहुत साफ है। सुबह अभी की राय में कुछ बदला नहीं है, क्योंकि बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि क्या कुछ हुआ है। हुआ यही है कि जब तक 11,000 के नीचे बंद नहीं होता, 10,950, 11,000, तब तक बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब तक अब 11,300 को पार करके ऊपर टिक कर बंद नहीं हो पाते हैं, तब तक बड़ी तेजी नहीं करनी। तो इस 300 पॉइंट की रेंज में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। जहां चर्निंग चल रही है, जहां फ्लोज है, जहां मूड माहौल ठीक है, वो खरीद लीजिए। जहां हल्की कमजोरी दिख रही है वो बेच दीजिए। ऑटो कमजोर दिखता है, ऑटो बेचिए। मजबूत दिखता है, फार्मा खरीद लीजिए। कहीं आईटी मजबूत दिख रहा है या रिलायंस कमजोर दिख रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। तो पेयर ट्रेड करने का जमाना है, हेज करके चलने का जमाना है। और ऐसे में मुझे लगता है कि बड़े डायरेक्शन की जो तलाश है बाजार को, आई डोंट नो आखिरी 1 घंटे में आएगा। मुश्किल लगता है कि आखिरी 1 घंटे में हम 75 पॉइंट और कमजोर होकर 11,000 को तोड़ देंगे, संभावना कम दिखती है। बहुत मजबूत होकर 11,300 के पार निकल जाएंगे, ये भी संभावना कम है। तो मुझे लगता है कि जिस बड़े डायरेक्शन की तलाश है, शायद उसके लिए थोड़ा वक्त और बिताना पड़े, और अगले हफ्ते में आपको ये समझ में आएगा कि बाजार यहाँ से और मजबूती दिखाना चाहता है या 10,000 के 11,000 के नीचे जाना चाहता है। तो मुझे लगता है उसका जवाब आज नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी भी देखिए, आपको एक बार सुबह सुबह की कमजोरी से उबर कर फिर बिल्कुल ही सीमित दायरे में। और सबसे बड़ी बात दीप ये है कि पहले हफ्ते के हाई और पहले घंटे के हाई और लोज बाजार ने अभी तक तोड़े नहीं है। इसका मतलब वो कंफ्यूजन है, या यूं कहें कि थॉट अभी क्लियर नहीं है बाजार के कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए। तो आइए ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर करते हैं फोकस, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ हमारे साथ बसीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार जस्ट डायल के नतीजे आए आपके सामने रख दूं। 57 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 83 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स बेहतर आए, लेकिन आज से जस्ट डायल वायदा कारोबार से बाहर निकल चुका है। 240 करोड़ से आय घटकर 162 करोड़। स्वागत है बसीन साहब का बिगुल के साथ। सर नमस्कार, बताएं सर, पहले तो एक बार आपकी राय बाजार पर और अपडेट।
सर तो राय आपने अभी मैं सुन रहा था, हेज करके चलिए, ये ट्रेडर्स मार्केट है, यहाँ अटक मत जाना कोई चीज लेने की। 11,200 पे कोई कंफर्ट नहीं है रिस्क रिवॉर्ड की। और जैसे आपको कहा, अगस्त विल बी अ डिफिकल्ट मंथ और वो आपको दिख रहा है, तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट देयर इज अ इम्पेंडिंग बिग करेक्शन इन द ऑफिंग। उस कारण से आपको थोड़ा सा अपने आप को हेज करके चलना है। ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है स्ट्रेंथ कहाँ है और वीकनेस कहाँ है। ऑटोज में मेरे को लगता है अगस्त विल बी अ वेरी वेरी वीक मंथ और सो विल बी फॉर बैंक, बी सेलेक्टिव। सीमेंट, आईटी, सीमेंट एंड फार्मा, ये दोनों मेरे को सेक्टर स्ट्रांग दिखते हैं। कंजम्पशन में भी मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ द लाइक्स ऑफ टावर वगैरह से। मेरे को आज उसी तरह से एक मेरी पिक भी एफएमसीजी बास्केट पे है। तो एक बाय है, एक सेल है। सुबह का अपडेट ये है सर, आपको 466 रुपए 8 आने में दिलाया था ओपीएल, वो 484 रुपए हिट करके आज ही। उसके सामने एचडीएफसी शॉर्ट था 1810, वो अभी भी 1790 है। तो दोनों पेयर ट्रेड में बहुत बढ़िया मुनाफा आज आया है। अब आप कहें तो मैं दोनों कॉल दूं सर, एक बाय एक उसके सर आपकी अनुपस्थिति में मैंने यूपीएल और एक और स्टॉक वेदांता, वो भी बहुत तेजी से भागा है। जो आपने कल खरीदारी की राय दी थी 110.50 111 में, वो भी 115 के पार निकला है। वहां पर भी मैंने आपकी अनुपस्थिति में आपकी इजाजत से मैंने वो प्रॉफिट बुक करने की राय ट्रेडर्स को दी है कि आए जो मुनाफा आ रहे हैं धीमे धीमे लेते रहें। बताएं सर, अब आप आज की नई पिक्स। सर तो बाय है गोदरेज कंज्यूमर 687, 688, 681 का स्टॉप लॉस 710। इसके रिजल्ट 4 तारीख ट्यूसडे को है। रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट इन दिस स्पेस बिकॉज उनका जो बिजनेस है हैंड सैनिटाइजर्स और बाकी वो सब प्रोडक्ट लाइन में बहुत स्ट्रेंथ आएगी। इवन द इंडोनेशियन बिजनेस इज गोइंग टू शो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और सेल है सर 3015 से 20 में बजाज ऑटो के नंबर्स में वीकनेस आएगी। बजाज ऑटो ने इंडिकेट कर दिया 3050 का स्टॉप लॉस रखिए, 2920 से 2925 का टारगेट। ओके, तो एक खरीदना है, एक बेचना है। गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है 687, 688, 687, 688 की रेंज में लीजिए। 681 का स्टॉप लॉस, 681 का, और टारगेट रखिए 710 के आसपास का। बजाज ऑटो शॉर्ट कीजिए 3015, 3020 के आसपास। 3050, 3050 स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 2920, 2925 ये है वो टारगेट जिसके लिए आपको बजाज ऑटो में करनी है बिक वाली। एक बाय एक सेल। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, मुलाकात होगी आपसे जल्द 2:50 पर। लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ओके, तो ये है अब तक का रुझान। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं खबरों वाले शेयर। और सबसे पहले चलते हैं पूजा के पास। पूजा बताइए किन शेयरों में आई है खबरें? जी अभी ढेर सारे नतीजे आए हैं। अब कुछ ही देर पहले आईओसी के भी नंबर्स आए थे जिसकी बात हुई। मुनाफा 1910 करोड़ का ही आया है और अनुमान से बेहद कमजोर। मुनाफे में भी कमी देखी गई है और आय भी घटी है कंपनी की। तो कमजोर नंबर्स अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आईओसी के डिटेल्स आना बाकी है। एसबीआई के नंबर्स काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। 2310 करोड़ से बढ़कर 4190 करोड़ का आया है। प्रोविजनिंग जो हम अनुमान कर रहे थे उतनी ही आई है, लेकिन उसके बावजूद मुनाफे में एक अच्छी बढ़त देखी गई है। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी में भी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा स्टार पेपर्स के नंबर्स आए हैं। मुनाफा 26 करोड़ से घटकर 7 करोड़ आया है और आय में हल्की बढ़त देखी गई है, सपाट ग्रोथ देखी गई है। यूको बैंक के नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में बैंक आया है। 600 करोड़ के घाटे के मुकाबले 21 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया और ग्रॉस एनपीए में भी कमी देखने को मिली है। नेट एनपीए 5.5% से घटकर 5% कंपनी ने पोस्ट किए हैं। जाइडस वेलनेस के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हल्की कमजोर है। मुनाफा जरूर बढ़ा है, 80 करोड़ से बढ़कर करीब 90 करोड़ के आसपास के फिगर्स आए हैं, लेकिन आय और ऑपरेशन फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स कमजोर हैं। मार्जिन 24% से घटकर 22% कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस बार। अब बात करते हैं कुछ खबरों की। पीएनबी को लेकर एक खबर आ रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 600 करोड़ की पूंजी डालने का कंपनी ने फैसला किया है। बायोकॉन से जुड़ी खबर थी, सुबह सुबह ही आई है, लेकिन मार्केट खुलने के पहले ही खबर आई थी। बायोकॉन बायोलॉजिक्स में टाटा कैपिटल के निवेश करने की खबर है और 230 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश करने की योजना है। और एक और खबर आ रही है अदानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 एयरपोर्ट के निजीकरण को कैबिनेट से जल्द मंजूरी संभव है। इसमें अमृतसर, इंदौर, रांची एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी संभव है, जिसमें कि सरकार 15 अगस्त से पहले इस जो भी निजीकरण हो रहा है उसको मंजूरी देने के मूड में है और उसके पहले ही बोलियां मंगवाई भी जा सकती है, जिसमें कि अदानी एंटरप्राइजेस भी पार्टिसिपेट कर सकता है और बड़े प्रबल दावेदार के तौर पर इनका नाम सामने निकल कर आ रहा है। तो स्टॉक पर भी नजर रखिए।
ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिखे हैं। शुक्रिया पूजा। आइए अब मानसी से बात कर लेते हैं, और मानसी से हम यूजुअली आने वाले दिनों की ट्रिगर्स की बात करते हैं, पर क्योंकि नए महीने की भी शुरुआत होती है, तो मानसी बताइए पूरे अगस्त के लिए किन ट्रिगर्स, किन इवेंट्स पर नजर है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हम बता रहे हैं निफ्टी में वेदांता की जगह एचडीएफसी लाइफ शामिल होने जा रहा है और अनलॉक 2 आज खत्म होगा। इसके अलावा 1 अगस्त अनलॉक 3.0 की शुरुआत होने जा रही है। इसी दिन जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। 4 अगस्त के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी। इसी के साथ स्पेंसर्स रिटेल का राइट इश्यू भी इस दिन खुलने जा रहा है। 5 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे, और साथ ही आपको बता दें अनलॉक 3.0 के तहत योग संस्थान और जिम खुलेंगे। इस दिन मॉल्स को भी महाराष्ट्र में खुलने की अनुमति मिलती हुई दिखी है, हालांकि यहाँ पर फूड कोर्ट्स और साथ ही थिएटर्स खुलते हुए नहीं दिखेंगे। 6 अगस्त के दिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। साथ ही 8 अगस्त के दिन हेक्सावेयर डीलिस्टिंग पर वोटिंग की आखिरी तारीख होगी। स्पेंसर्स रिटेल का राइट इश्यू इस दिन बंद हो जाएगा। 10 अगस्त के दिन एजीआर भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है। इसी दिन रूस कोरोना की पहली वैक्सीन को रजिस्टर भी करने जा रहा है, तो इस इवेंट पर भी हमारा फोकस होगा। 11 अगस्त के दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का राइट इश्यू बंद होने जा रहा है। 15 अगस्त भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन लॉन्च की तैयारी है, इस पर नजर रखेंगे। 19 अगस्त एफओएमसी बैठक के मिनट्स जारी होंगे, और अंत में 27 अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। इस दिन सेंचुरी टेक्सटाइल, इक्विटास, उज्जीवन एफएनओ से बाहर हो जाएंगे। ओके, ढेर सारे स्टॉक्स, ढेर सारे इवेंट्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी है आने वाले महीने के लिए, तो वहां पर नज़र रखते हैं। पर चलिए हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र, इसके नतीजे थोड़ी देर पहले आए थे, और सुमित जी मेरे को याद है आपकी इस पर व्यू भी थी पहले। क्या राय है दीपक फर्टिलाइज़र पर? नतीजे तो अच्छे आए हैं बाजार के अनुमान के हिसाब से, और स्टॉक ने भी अच्छी रैली दी है 110 से 150 तक। अब क्या व्यू है इस पर? चार्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं। रिसेंट के हाईज ब्रेक हुए हैं। पिछले 3 महीने से स्टॉक हर छोटी मोटी गिरावट के बाद तेजी दिखा रहा है, और अभी लास्ट 3 दिनों के हाई भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिए हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग में बने रहना चाहिए। ऊपर में 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक का अपसाइड मूव दीपक फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने लोअर लेवल्स पर खरीदारी की है वो अपनी पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चले, और फ्रेश बाइंग का व्यू भी यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें 148 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक का मूव जल्दी ही दीपक फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए राय दीपक फर्टिलाइज़र पर बढ़िया एक्शन आपको इस स्टॉक पर आते हुए दिख रहा है। पूरे एग्रो केमिकल स्पेस पर शानदार मूव है, और यूपीएल के नतीजों का भी इंतजार है। देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पर भी एक्शन आपको आते हुए दिखता है। सिल्वर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनते हुए दिख रही है। तो कमोडिटी से बढ़िया एक्शन आ रहा है। मार्केट्स में दोनों तरफ के ट्रेड्स बन रहे हैं, और वीकेंड से पहले शानदार क्लोजिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। सुबह से ही बढ़िया एक्शन फार्मा स्पेस पर दिख रहा है। कैडला, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी आती हुई दिखी है। बंसल जी, कैडला पर कोई राय? एक सडन स्पाइक आया है और 6.5% ऊपर है स्टॉक इस समय। दीपांशु, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। सडन स्पाइक नहीं दीपांशु, बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, और मच अवेटेड ब्रेकआउट आया है। काफी बड़ी कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला है, और टेक्निकली यहाँ पर 412, 415 अब एक नियर टर्म टारगेट लगता है। इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। नीचे में यहाँ पर अब स्टॉप लॉस जो है 377 के नीचे की क्लोजिंग है, तब निकलना चाहिए। एल्स यहाँ पर खरीद के चलना चाहिए कैडिला को। ओके, कैडला को खरीद के चलना चाहिए। अच्छी तेजी यहाँ पर भी बन रही है। बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए उनके कॉल का। बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरे को बेचना है मन्नपुरम फाइनेंस। 159.80, 160 के करंट भाव से बेचिए। 163 का स्टॉप लॉस लीजिए, और मेरा टारगेट 151, 152 का होगा। ओके, 151, 152 के टारगेट के लिए बिकवाली करिए। तो ये है आपके लिए मन्नापुरम फाइनेंस में बिकवाली की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करते हैं, और वो है मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आज का टोरेंट फार्मा। टॉप गेनर है
अभी भी 11% थोड़ा सा ऊपर से नीचे भले आया, लेकिन अभी भी 2700 के पार निकलकर टिकता हुआ और ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बंसल जी बताएं आपकी राय, टोरेंट फार्मा क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, राय आप मुझसे पूछ रहे हैं और रिकमेंड आपने सुबह सुबह मॉर्निंग पे किया था, और आपका भी अनिल जी जो इस पे एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी वही रहा है कि काफ़ी झटके देता है और आप काफ़ी सही निकले हैं। और अनिल जी स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है, तो जिनका हाजमा है स्टॉक ऊपर नीचे होगा। एक नया ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 2627 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट दिया है। हाँ, ऊपर से रिट्रेस जरूर हुआ है, बट जैसा आजकल मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, फार्मा एक री रेटिंग पे चल रहा है, तो जिन्होंने ले रखा है निचले स्तरों पे जब आपने रिकमेंड किया था, उनको तो डायरेक्टली क्लियरली होल्ड करने की राय है। और करेक्शन पर अगर यहाँ से 30-40 रुपीज की करेक्शन मिल जाए मौजूदा स्तरों से, तो उन स्तरों पर नई एडिशन भी करने की राय है टोरेंट फार्मा पर। बिल्कुल, टोरेंट फार्मा पर नई एडिशन भी करी थोड़े डिप्स पर, और देखिए शानदार तेज़ी बन रही है। जो इसकी रेंज थी 2300 से 2600, वो अब इसने एक ही अप मूव में ब्रेक कर दी है। तो नज़र रखते हैं जहाँ तक इस स्टॉक के एक्शन का सवाल है। कुछ और स्टॉक्स जो आज आपके रेडार पर होने चाहिए, टोरेंट फार्मा के साथ टोरेंट पावर भी अच्छा कर रहा है, लुपिन, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। सिप्ला भी आज एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। तो फार्मा स्टॉक्स में यही है जहां पर आपको बढ़िया मूव्स आ रही हैं। किरण जी, इसमें एक और स्टॉक है बायोकॉन, जो पिछले कुछ हफ्तों से तो शानदार आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, फिर एक शार्प करेक्शन भी आया इसके नतीजों के बाद, 440 से 400 के नीचे फिसला। आज पार्टिसिपेट कर रहा है, उतनी सिवियरली नहीं जितने बाकी फार्मा स्टॉक्स कर रहे हैं। क्या बायोकॉन भी अब तेजी दिखा सकता है, वापस उन 440 450 के लेवल्स पर दिखता है आपको? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए 380 एक ब्रेकआउट लेवल था जो कि हमने जून महीने में स्टार्टिंग में देखने को मिला। उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छी रैली, उसके बाद 440 तक गई, उसकी रिट्रेसमेंट हुई और वापस वही सपोर्ट्स पे देखने को मिला। तो पिछले 3 दिन पहले अगर देखा जाए तो राइजिंग ट्रेंड लाइन 390 के करीब आती है, उधर ही सपोर्ट ले आया, वापस ये ऊपर जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ये पोजिशनल तौर पे रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पोजिशनल के हिसाब से। आपका स्टॉप लॉस 385 का रहेगा, 411 पे ट्रेड कर रहा है, और पोजिशनली ये 440 तक वापस एक बार जाते हुए हम देखेंगे। 440 के आगे एक फ्रेश ब्रेकआउट कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजिशंस रखने चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। ओके, बायोकॉन के फ्यूचर पर आइए, हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जुड़ रही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए, पीएसयू डाइवेस्टमेंट से जुड़ी आ रही। लेकिन उससे पहले चार्ट कॉर्नर है आपके लिए तैयार, कुणाल जी, राकेश जी, और उसके बाद चार्ट कॉर्नर, फिर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जिस पर राय लेंगे आशु सर से भी, और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो पहले चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है ग्लेनमार्क फार्मा का, और इस स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट हुआ था जब इसको जी बिजनेस पर केकेआर के थ्रू अनिल जी रिकमेंड हुआ था। मैंने कुणाल जी और किरण जी ने इसको रिकमेंड किया था। बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल है। अभी तो हम शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, और डिस्क्लेमर ये है, आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक रिकमेंड करा है डिलीवरी के अंदर 200 रुपए की अपसाइड के लिए। और उससे पहले जी बिजनेस पर कल या परसों पे कल इसको रिकमेंड किया था। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए कल हमने इस स्टॉक को स्पेशल पिक में कवर किया था ग्लेनमार्क फार्मा में, और तब कहा था कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। आज इसमें बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, अगर आज आप पूरा बाजार टटोलेंगे तो आपको फार्मा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। सारे स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट है वो फार्मा स्टॉक्स हैं, और ग्लेनमार्क जो है यहाँ पर एक रीडेटिंग के लिए तैयार है। बाय करके चलें, 445 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। 480 और 495 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी कराएं। ओके, 480 495 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करने की राय। फार्मा पर सब बुलिश, और कल तो बिल्कुल किरण जी, राकेश जी, आप तीनों ने ही मिलकर इस पर आपने एक्शन दिखाई था, और तीनों ने एक साथ रिकमेंडेशन की थी, और तभी नया नामकरण भी हो गया। तो चलिए, ये है आपके लिए बड़ी खबर आने की भी तैयारी है आपके लिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आशु सर का एक बार जल्दी से व्यू ले लें, उनकी जो भी स्प्रेड पर वो अपडेट देना चाहें। सर पहले तो आपका अपडेट दे दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नई कॉल्स पर। अनिल जी, कोई अपडेट नहीं है। कल एक्सपायरी थी, खत्म हो गई,
और एक्सपायरी वाला स्प्रेड भी वो जो सेम था नितिन मेरा और विश्वेश का, वो भी खत्म हो गया था सुबह, मतलब प्रॉफिटेबल था, तो कोई अपडेट नहीं है अनिल जी। मार्केट व्यू अनिल जी बिल्कुल वो है, 3 तरीके से बात की थी मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा आपको एंगल बताया था कि इतनी अच्छी न्यूज़ एक साथ हर फ्रंट में, बेस्ट टाइम है किसी भी स्मार्ट आदमी के लिए प्रॉफिट बुक करना, उस एंगल से भी समझाया था। और तीसरा तरीका अनिल जी वो था कि मतलब जो आपने भी पकड़ लिया था, मतलब सडनली जब आप डेटा लेके आ गए थे कि बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है, तो अनिल जी वो बहुत प्यारा आपने पकड़ा था, और मैं मतलब उसका बिल्कुल बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ अनिल जी आपको, क्योंकि नॉर्मली मैं मतलब आई नो कि आप अगर कुछ होते हैं मैं बीच में मैसेज करके भी कर देता हूँ, बट वो अनिल जी जो आपने पकड़ा था, तो अनिल जी 11,200 टूट गया, 11,100 टूट गया, 11,000 टूटने की तैयारी है, होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन चांसेस पूरे हैं। और अनिल जी 11,020 टूट गया तो सीधा फ्री फॉल 200 पॉइंट का होगा, फिर 10,800 है, तो ये उसके चांसेस बने हुए हैं अनिल जी। सेक्टर सिर्फ ऐसे, जैसे अगर आपने कुणाल जी ने बिल्कुल परफेक्टली आर्टिकुलेट किया है कि सिर्फ अगर आप पूरा बाजार खंगाल लें तो सिर्फ आपको फार्मा दिखेगा, और ये सेक्टोरल रोटेशन, पहले रिलायंस, फिर आईटी और फिर ये फार्मा, इन्हीं में रोटेशन चल रही है अनिल जी, बाजार को कुछ अदर से संभालने के लिए, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अनिल जी एक और मिनट लूंगा, जो मैं डिसिप्लिन की बात बार बार 11,300 पे करता था, वो भी इंडेक्स में इतना आपको पेन नहीं दिख रहा अनिल जी, आप कहेंगे 11,300 350 से क्या फर्क पड़ गया अगर 11,100 या उसके आसपास चल रहा है। अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरह के लॉसेज हुए हैं लोगों को। 390 का ब्रेकआउट आईसीआईसीआई 340, 480 पोस्ट एक्सिस बैंक 425, बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट 480, बंद हुआ 420। ऐसे अनिल जी इतने सारे स्टॉक्स हैं, मैं जो आपको नाम ले सकता हूं जो लोगों के फेवरेट रहते हैं या जो रिटेल की पार्टिसिपेशन रहती है, तो वो डिसिप्लिन अनिल जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुलाई का सारा प्रॉफिट, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं तो क्लाइंट्स को बहुत क्लोजली देखता हूँ, जुलाई का सारा प्रॉफिट एक एक दिन में ले गए जो सेल लगी, क्योंकि पिछली 2 एक्सपायरी में हर बार एक्सपीरियंस ये होता था कि शॉर्ट कवरिंग आती थी, तो कोई इतनी उम्मीद नहीं कर सकता था अनिल, जो उम्मीद नहीं कर सकते अनिल जी वही होता है। और वो कल हमने देखा कि एक एक लॉट में 50-50 हज़ार लोगों के चले गए। सो अनिल जी ये नहीं कि शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, बस इस चीज से बहुत जरूरी है, जो मैं कहता हूँ अगर 2-4 दिन नहीं देखेंगे बच जाएंगे तो रहेंगे। अब अनिल जी जो व्यू मैंने बताया कि चांसेस है 11,000 टूटने के लिए, उसको लिए क्या करना है, 11,100 की एक पुट लेनी है, 10,900 की 2 पुट बेचनी है। तो अनिल जी एक बियर स्प्रेड बनाना है 11,100 का 10,900 का 1:2, जिसकी कॉस्ट है 20 रुपए या उससे भी कम होगी अभी लेटेस्ट रेट से, और ये सेफ है 10,700 तक। ऊपर में कोई लॉस नहीं है अनिल जी, लेकिन अगर 11,000 टूटता है और 10,900 800 आता है तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, सेफ है 10,700 तक। तो ये हम व्यू लेके अगले 4 दिन का चल रहे हैं कि 11,000 टिकता है या नहीं टिकता। अगर 11,020 के नीचे टूट गया तो 200 पॉइंट का फ्री फॉल होगा, दैट कैन टेक अस टू 10,800 ऑल्सो। तो उसके लिए अनिल जी ये स्प्रेड बना के बैठना चाहिए। एक बार स्प्रेड फिर से दोहरा दें आशु सर, तो दर्शक आराम से एक बार उसको लिख लें, बताएं सर। मैं अनिल जी विद रेट बता देता हूँ। 11,100 की एक पुट लेनी है अनिल जी, 11,100 की, उसका रेट चल रहा है अनिल जी 119.20। 11,100 की एक पुट लेनी है, 10,900 की 2 बेचनी है जिसका रेट चल रहा है 50 रुपए, 2 बेचेंगे 100 रुपए आ जाएंगे, 120 माइनस 100, 20 रुपए की कॉस्ट से 1:2 का स्प्रेड है। 11,100 की एक पुट लेनी है, 10,900 की बेचनी है, 10,700 तक सेफ है, 10,900 पे बहुत बड़ा प्रॉफिट है इसमें। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदारी करने के, बिकवाली करने के लिहाज से। और बिकवाली करने के लिए पुट का सहारा लेना है। 11,100 का एक पुट लीजिए 120 रुपए में, 2 पुट बेचिए 10,900 के, और वो 50-50 में बिकेंगे, 100 रुपए आ जाएंगे, 20 रुपए टोटल लगेंगे। ये आपकी मैक्सिमम कॉस्ट है और 10,900 तक आप इसमें मुनाफा बना सकते हैं मैक्सिमम। और आपकी रिस्क 11,200-300 के आसपास उसके बाद निकलेंगे तो होगी, और वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, और उसके बाद आशु सर से भी मैं उस पर राय लूँगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स उसमें से बड़े इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं। आइए स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, और आइए उनसे पूछते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो एक सरकारी कंपनी को लेकर आ रही है और सरकारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट को लेकर आ रही है। स्वाति बताइए। बिल्कुल, डाइवेस्टमेंट इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है सरकार के लिए। जिस तरीके के टारगेट सेट हो गए थे, अब वो अचीव करना एक बड़ा चैलेंजिंग सा टास्क माना जा रहा है। मेरे सूत्र अब मुझे बता रहे हैं, कॉनकोर पे मेरा अपडेट है कि वो भी अब डाइवेस्टमेंट में वहाँ पर भी देरी होने की तैयारी है। हो सकता है जो सरकार ने सोचा था टाइमलाइंस कॉनकोर के डाइवेस्टमेंट के करने के, वो पूरे ना कर पाए। इनफैक्ट सूत्र ने मुझे कंफर्म किया कि फरवरी में जो रोड शोज किए गए थे, इन्वेस्टर मीटिंग्स की गई थी, उसके बाद से अब तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं
आ पाए हैं और उसके कुछ कारण हैं। मैं वो बताऊंगी, बट क्लियरली यहाँ कॉनकोर की डिसइन्वेस्टमेंट में देरी हो रही है सरकार की तरफ से, और ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जल्द ही यहाँ पर एक्शन होगा। कई कारण है, जैसा मैंने कहा, 3 बड़े कारण मैं बता देती हूँ। पहला तो वैल्यूएशन को लेकर एक बड़ा कंसर्न है। इस वक्त जिस तरह से इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों का, कोविड की सिचुएशन तो है ही, बट बहुत अच्छी वैल्यूएशन नहीं दिख रहे सरकार को, तो वो इस जल्दबाजी में नहीं है कि अगर बेकार वैल्यूएशन है तो भी उन्हें ये स्टेक सेल कंप्लीट करनी है। एक मिनिमम अमाउंट जो सरकार ने सोचा है इसकी स्टेक सेल करने का 30%, जैसा आपको पता है सरकार की स्टेक 54.8% है, उसमें से 30% वो बेचना चाहती है किसी प्राइवेट प्लेयर को। तो वो अच्छे वैल्यूएशन नहीं आना पहला और मेजर कारण है। दूसरा, हम जानते हैं एक रेलवे लैंड लीज की जो कंसर्न्स हैं वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ने बहुत बार उठाई हैं और उस पर भी अभी तक सहमति नहीं हुई है। कंसर्न ये है कि फिलहाल रेलवे की लैंड जिस पर वो एक छोटी फीस देता है कॉनकोर, वो करीब 140 करोड़ रुपए उनका साल का आउटगो था। अगर ये डाइवेस्ट होती है तो जो रियल रेट्स होंगे, अभी ये तो कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, इसको जो नॉर्मल रेट पे डालेंगे वो करते ही ये अनवायबल सी दिखती है। 1000 करोड़ रुपए तक की ये यहाँ पर हिट हो सकता है। तो मतलब 10 गुना से ज्यादा का इम्पैक्ट ये आउटगो में आ सकता है रेलवे लैंड पे, चूंकि उनके कंटेनर डिपो हैं, उस पर लेकर अभी भी सहमति नहीं बनी है। तो ये एक दूसरी समस्या है जिस पर सरकार ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस कर रही है, बट कोई कंसेंसस नहीं आई है। और तीसरी और बड़ी कारण है कोविड, ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी स्लो है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। हमने बीपीसीएल में भी देखा, हमने बताया कि लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसके लिए खरीदना है उनको इतने बड़े एसेट, तो वो बिकॉज ऑफ कोविड ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। वो कंसर्न्स हैं और अभी थोड़ी सी वैल्यूएशन को लेकर भी समस्याएं हैं। तो आप मोटा मोटी ये समझिए, डिसइन्वेस्टमेंट एक तरह से डीरेल होता हुआ दिख रहा है सरकार का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के तौर पे। कोशिश तो की जा रही है ओएफएस के थ्रू पैसा बढ़ाए सरकार या यूज करे, बट बीपीसीएल की बात करें, कॉनकोर की बात करें, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ सब जगह एक पुश बैक आ गया है। और फिलहाल जो हमारा एक्सक्लूसिव अपडेट है वो कॉनकोर पर भी ये दिख रहा है कि चीजें अब डिले होते हुए दिख रही हैं। अनिल जी, बिल्कुल चीज़ें डिले होते हुए दिख रही हैं। अनिल जी, हमने बीपीसीएल के केस में भी डिले आते हुए देखा है, अब कॉनकोर पर भी थोड़ा रीथिंक हो रहा है सरकार की तरफ से। कैसे देखना चाहिए सर? एक एम्बिशियस डाइवेस्टमेंट टारगेट है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज के डाइवेस्टमेंट में दोबारा सोचा जा रहा है। दीप, ये बहुत बड़ी और सीरियस खबर है डाइवेस्टमेंट को लेकर, और जो लोग डाइवेस्टमेंट को लेकर बड़े उत्साहित थे, जिसकी वजह से बीपीसीएल भागा, शिपिंग कॉरपोरेशन भागा, जिसकी वजह से कॉनकोर भागा, और जिन लोगों के पास ये तीनों शेयर हैं उन्हें अब पुनर्विचार कर लेना चाहिए कि ये शेयर हमें पोर्टफोलियो में रखने हैं या फिर अभी बेचकर वापस नीचे ले लेना है। क्योंकि देखिए बहुत साफ है, बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट की खबर सिर्फ 2 महीने के लिए टली है, वो भी कोरोना की वजह से। उसके बावजूद स्टॉक 80 रुपये टूट गया, बीपीसीएल का शेयर 80 रुपये टूट गया। कॉनकोर तो सरकारी कंपनियों में, जितनी सरकारी कंपनियां हैं, सबसे महंगा शेयर अगर कोई है तो वो कॉनकोर है। 35 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करा है। यहाँ तो फरवरी में रोड शो होने के बावजूद अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी इनवाइट नहीं हुए हैं, और उसके बावजूद, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर कॉनकोर का डाइवेस्टमेंट इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए टल जाए तो बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा होगा, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा मामला जो फंस रहा है कॉनकोर में, वो रेलवे की ज़मीन को जो यूज़ करते हैं, अगर वो रियायतें सरकार देती हैं जो प्लेयर्स इसके लिए बोली लगाना चाहते हैं तब तो ठीक, और अगर वो रियायतें लेकिन इनको इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। अगर वो रियायती नहीं मिलती है तो कॉनकोर का मतलब एबिटा पॉजिटिव भी नहीं होगा, ये हालत है, कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो जैसे अगर आप बेचने जाएंगे और किसी को कहेंगे कि हम तो सरकारी कंपनी के होने के नाते कॉनकोर को रेलवे लैंड यूज करने के लिए देते थे, आपको तो नहीं देंगे, तो बोले मैं फिर वैल्यूएशन आपको किस बात का दूं। जो दूसरी बात कह रही हैं कि वैल्यूएशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वैल्यूएशन कहाँ से अच्छे मिलेंगे? अगर एक सरकारी कंपनी इसलिए आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा दिख रही है क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन का इस्तेमाल सस्ते दाम पर कर पा रही है, तो ये कॉनकोर के लिए बड़ी समस्या वाली बात है जो नज़र आ रहा है। तो दो चीज़ ये बहुत सीरियस है। कोरोना तो खैर अपनी जगह है ही, उसकी वजह से तो सारे प्रोसेस डिले हुए। और दूसरी बात ये कि देखिए कोरोना के बाद वापस तो मार्केट वहीं आ गए, कौन से 1000 पॉइंट ही तो हम लाइफ टाइम हाई से दूर हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर हैं। उसके बावजूद अगर वैल्यूएशंस नहीं है और कोई काम तो रुक नहीं रहे, इसका मतलब क्लियर कट है कि इन भाव पर लोग लेने को तैयार नहीं है। न बीपीसीएल में, कल हम भी यही बात कर रहे थे जब बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट टलने की बात आई कि ऑन द फेस ऑफ इट ये ठीक है कि कोरोना की वजह से, लेकिन अगर किसी को लेना है
किसी का इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट तो दिखाएगा ना। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मुश्किल वाला वक्त है। और कॉनकोर का स्टॉक मेरे ख्याल से 350 पौने 400 रुपए से जो भाग कर यहाँ तक पहुँचा है, इसी वजह से पहुंचा है कि कॉनकोर का भी डाइवेस्टमेंट की तैयारी है। तो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो साफ कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट ठंडे बस्ते में जा रहा है। और एक और अच्छी चीज़ ये भी है, जिसे अच्छा भी कह सकते हैं, कि सरकार को इनको बेचने की जल्दबाजी भी नहीं है। सरकार भी समझती है कि औने पौने दामों पर नहीं बेचना चाहिए। अब वो अच्छे दाम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पार्शियल स्टेक सेल से मिलेंगे, स्ट्रेटेजिक सेल से मिलेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब ये है कि आपका ये मामला टलता हुआ, अटकता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसी पर एक राय मैं आपसे लेना चाहता हूँ आशु सर, कैसे देखेंगे आप जिस तरह बीपीसीएल में तेज गिरावट हुई कौन खबरें जाने के बाद, अब कॉनकोर की बात हो रही कि यहाँ पर भी डाइवेस्टमेंट बहुत लगभग अटकता हुआ नजर आ रहा है, बताइए आप। अनिल जी बिल्कुल ये नेगेटिव है। और अनिल जी इतनी प्राइस डिस्ट्रक्शन, आपको अगर परसों ध्यान होगा अनिल जी, शिपिंग की न्यूज़ आप स्वाति आई थिंक साथ में थी और शिपिंग कॉर्पोरेशन की आप न्यूज़ कवर कर रहे थे, तब भी मैंने एग्जांपल दिया था। उस वक्त 455 रुपए का भाव था बीपीसीएल और वो 480 से 455 आके खड़ा हो गया था। डाइवेस्टमेंट एक्सपायरी का टाइम था और अनिल जी उस वक्त मैंने शिपिंग को काट के आपको बीपीसीएल के बारे में बोला था कि इतना ओवरबॉट है कि ये नीचे जाने की पूरी तैयारी, और कल किस तरह से गैप डाउन और उसके बाद आज देखिए अनिल जी। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है कि इसके चलते डिसइन्वेस्टमेंट तो एक बार होगी, कब होगी नहीं होगी, कि लोगों को नुकसान 6 बार हो चुका है, 6 बार कम से कम डेफर हो चुका है और हर बार वैल्यूएशन की बात होती है और उसके बाद कहां जाता है। और उसका रेजिडुअल इफेक्ट देखिए, वो बीपीसीएल चलता है तो उसके चलते लोग हिंद पेट्रो ले लेते हैं, हिंद पेट्रो के चलते बाकी चीजें ले लेते हैं, अब इसका नंबर उसका नंबर, और एंड में अनिल जी सबका कटता है। तो ये सब चीजें या तो कोई नीचे के लेवल पे जब होता है लेके बैठ जाए कि जब डिसइन्वेस्टमेंट होगी उससे पहले मैं देखूंगा नहीं, अदरवाइज अनिल जी इतना पैसा टूटेगा इसमें बार बार करके कि बीपीसीएल का भाव तो मतलब 50 रुपए 100 रुपए 4 बार इधर होगा, लेकिन उस 100 रुपए में आपके 400 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी। और प्री कोरोना भी कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बिड्स आ गई थी या हो रहा था। कोरोना एक रीजन जरूर हो सकता है कि कुछ स्पीड कम हुई हो, लेकिन अनिल जी ओवरऑल क्वेश्चन मार्क है डिसइन्वेस्टमेंट पे। ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क लगते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह आप देखिए, जब से बीपीसीएल के भी टलने की खबर आई, जबकि ये तो सिर्फ 2 महीने के लिए टला है, उसके बावजूद बीपीसीएल आपका रिकवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी समस्या है इस वक्त की। आइए अब आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स आने की तैयारी में है। पहली पिक तो आपको मिलेगी कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। विश्वेश जी भी अपना कॉल देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में फोटो फिनिश में आगे निकले हैं कुणाल जी और राकेश जी, तो कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आ रहा है टेक्नो फंडा पिक के तौर पर। तो पहले उनके लिए स्पेशल पिक का बिगुल, और पहले उनसे लेंगे पिक और उसके बाद तुरंत चलेंगे हम विश्वेश जी के पास। बताएं सर। अनिल जी हमारा टेक्नोफंडा पिक है गुफिक बायोसाइंसेस, और इसमें अनिल जी सिर्फ एक ही रिस्क है कि आज इसके नतीजे हैं, नतीजों का कोई आइडिया नहीं है। यही मान के चल रहे हैं कि जैसे बाकी सब फार्मा कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो इसके नतीजे भी अच्छे आने चाहिए। तो गुफिक बायोसाइंसेस पे खरीदारी की राय है, और ये कंपनी आज की नहीं है, 30 साल पुरानी कंपनी है, 3 डिकेड ओल्ड कंपनी है। और 90s के दशक में अनिल जी मैं नहीं समझता कि किसी ने इसके प्रोडक्ट मॉक्स और जोल को नहीं यूज करा होगा। मॉक्स इसका काफी चलता हुआ ब्रांड था जो इसने रेनबैक्सी को बेचा, और अब ये कंपनी काफी हार्ड वर्क कर रही है अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वापिस रीगेन करने के लिए। और कंपनी लिफोलाइजेशन में काफी बड़ी स्पेस बना चुका है, कैंसर के अंदर मॉलिक्यूल्स निकाल रहा है और बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए भी फॉर्मुलेशंस निकाल रहा है। और एक कंपनी है हेट्रो फार्मा जो कि कोरोना की दोनों दवाइयां रेमडेसिविर और फेविपिराविर बना रही है, उसके लिए इसके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसके अगर आप रेवेन्यूज देखें, मार्च में जो रेवेन्यूज आए 400 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे, 30% ये ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। और ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है, 2014 में 120 करोड़ का रेवेन्यू था जो बढ़ के अभी मार्च में 400 करोड़ हुआ है। तो कंपनी एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। और इसमें अनिल जी एक वैल्यू इन्वेस्टर है जगदीश मास्टर। अगर आप इसको देखें, ये जो वल्लभ अंसारी जी की कंपनी है इनाम, इसके वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं, 4 फाउंडर्स थे तो उनमें एक फाउंडर जगदीश मास्टर हैं, काफी वैल्यू इन्वेस्टर है। और इसमें इनका स्टेक है और उन्होंने स्टेक को काफी बढ़ाया है। 2017 में 1.7% था और अब जो कि मार्च 2020 में बढ़ के 2.8% हुआ है। तो फंडामेंटली एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। ओवर टू कुणाल जी फॉर टेक्निकल्स।
अनिल जी देखिए, प्योरली टेक्निकल बात मैं करूंगा इसमें। देखिए एक आरएसआई डाइवर्जेंस चार्ट पर नजर आ रही है, सारे फार्मा काउंटर्स एक एक करके ब्रेकआउट दे रहे हैं और स्पेशली जो मिड कैप फार्मा है उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। 90 रुपए के ऊपर स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ये पोजिशनल बेसिस पर खरीदने योग्य शेयर है। 89 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 112-15 रुपए का, दूसरा टारगेट 120 रुपए का, तो 120 तक कोई भी रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर नहीं आती है। तो गुफिक बायोसाइंसेस है हमारी टेक्नोफंडा पे कर दीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय टेक्नो फंडा पिक के तौर पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से गुफिक बायोसाइंस, ये आती हुई आपके लिए खबर। आइए अब बिगुल बजाते हैं आपके लिए विश्वेश जी के विशेष। ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बीटीएसटी की। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट नीचे आया है और मार्केट जिस लेवल में आया है वो एक गैप एरिया है और यहाँ पे सपोर्ट लेके मुझे लग रहा है मार्केट कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में आज के दिन में 3 बार हम 480 के लेवल पे गए और वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में इंट्राडे में एक फॉर्मेशन बना है जिसको ट्रिपल बॉटम बोलते हैं, तो बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी 21,670 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में 21,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 21,480-460 के रेंज में। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ट्रिपल बॉटम बना है बैंक निफ्टी में, यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो भी 22,200-300 के लेवल देखने मिलने चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट गिरने के बाद में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी बढ़े। वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है और नीचे के लेवल पे जहाँ पे गैप एरिया है वहां पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से यहाँ से बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी खरीदारी का अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, कॉन्ट्राएंड ट्रेड है, तो बैंक निफ्टी खरीदने की राय होगी करंट लेवल पे। 21,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में मुझे लगता है 22,200 तक के टारगेट होंगे। 22,200। पहले तो ये बताएं विश्वेश जी, ये लेवल्स आप जो दे रहे हैं कैश के दे रहे हैं, फ्यूचर्स के दे रहे हैं? अनिल जी फ्यूचर के लेवल है, फ्यूचर के लेवल पे करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय है और ये जो सारे लेवल है ये फ्यूचर के हैं। ओके, क्या बात है, बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव कॉल है इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। 21,675 के आसपास, 21,685 के आसपास से 21,500 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं, 150 पौने 200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर ज़्यादा दूर नहीं माना जाएगा, लेकिन टारगेट बहुत सरप्राइजिंग है। 22,500 सीधा नॉन स्टॉप। विश्वेश जी इतने तगड़े और बड़े टारगेट। देखिए अनिल जी, मैं निफ्टी की बात करूँगा और निफ्टी में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा देखिए निफ्टी जिस लेवल के आसपास है वो लेवल बहुत ही नैरो गैप रेंज है और ये ऑलमोस्ट 10 दिन के लोज है। हम वहाँ गए, हमने गैप को टेस्ट किया और अब ये अगर साइडवेज कंसोलिडेशन में कहीं पे बाइंग आती है तो मुझे लगता है सीधा के सीधा अपसाइड, और ये पूरी रैली में यही होता है। हम गिरते हैं, 1-2 दिन डाउन रहता है, गैप एरिया टेस्ट करते हैं और फिर चल जाते हैं। तो एज अ ट्रेडर पहला पुल बैक मैं हमेशा मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में खरीदने की कोशिश करता हूं। अगर वो नीचे गिर रहा होता है तो पुल बैक को हम बेचते हैं, अगर वो ऊपर चल रहा है तो पुल बैक को हम खरीदते हैं। तो वो लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है अनिल जी, और जिस हिसाब से सेटअप है मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट बदलने में मतलब बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा हुआ है। मैंने मेरे ख्याल से 22,700 के आसपास बेचा था, 21,600 का मेरा टारगेट था, वो अचीव हो गया। और अब जिस तरह से ट्रिपल बॉटम इंट्राडे में बना है अनिल जी, मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक ट्रेड बनता है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और बैंक निफ्टी पर एक अग्रेसिव कॉल आता हुआ विश्वेश जी की तरफ से। पर चलिए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं कि इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, आज डाउ फ्यूचर्स थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहा है सर, पर अच्छी गेंस दिखा रहा है इस समय, लगभग 50 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छी गेंस आ रही हैं, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। चारों आईटी कंपनीज के नतीजों का आज शाम का एक्चुअल रिएक्शन आएगा। एशिया जरूर कमजोर रहा है, एशिया के बाजारों में गिरावट थी, स्पेशली जापान जो 3% गिरा, पर यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है सर। ½ % से ज्यादा की तेजी सारे के सारे यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं, तो ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज हैं सर। और इस समय बैंक निफ्टी 21,600 पर होल्ड कर रहा है, आपकी क्या राय बनेगी? दीप देखिए, ये मार्केट है ना अभी जो है वो कन्फ्यूजन वाला मार्केट है। कैसे? अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में अच्छा क्या है,
3 बड़ी कंपनियों के बाजार बंद होने के बाद नतीजाएं शानदार है, उम्मीद से बेहतर है, ये अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद वो तेजी डाउ फ्यूचर्स में नहीं दिख रही। नैस्डैक जरूर थोड़ा सा ऊपर है 0.1% 1%, लेकिन वो तेजी नहीं दिख रही जो आपको दिखनी चाहिए, यानी कि रिएक्शन ठंडा है। अब आइए हमारे बाजार में, आज सीरीज का पहला दिन है, खरीदारी होनी चाहिए, लेकिन निफ्टी ठंडा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर है, 0.25% बैंक निफ्टी ऊपर है। बैंक निफ्टी को देखकर लगेगा कि ठीक है मामला, वो भी अभी आया है दिन भर के बाद, और निफ्टी आपका थोड़ा नीचे की तरफ। तो आपको दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं अच्छा फील करूं या खराब फील करूं। ऐसे में आपको एक ही चीज़ फील करनी है, वो है लेवल्स। लेवल्स है सिर्फ और सिर्फ एक ही, जो सुबह से मैं कह रहा हूँ 11,000। जब तक 11,000 के ऊपर हैं अच्छे हैं, 11,000 के नीचे जाकर आप ट्रेड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आपको चिंता करनी है, तनाव में आना है। फिर आपको सोच विचार ये करना है कि मैं क्या करूं, क्या मेरी तेजी की पोजीशन कम करने का वक्त आ गया है। जब तक 11,000 के ऊपर है तब तक ये विचार मत लाइए। 11,300 जब तक इसके पार ना निकले तब तक आप ये समझ लीजिए मुझे अगले कुछ दिन इसी रेंज में बिताने हैं। और इस रेंज में अगर आपको लगता है कि मैं परेशान हो जाऊंगा, रोज अगर ऊपर नीचे बाजार नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी पोजीशन कम कर लीजिए। लेकिन अगर रेंज को ट्रेड करना आपको आता है, और रेंज को ट्रेड करने का एक ही तरीका होता है, कॉन्ट्रा ट्रेड करें। जैसे कि 11,025 आया, तो 11,025 पे आपको निफ्टी लेना, हिम्मत नहीं होती उस वक्त लगता है 11,000 टूट जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड करने में यही होता है कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होता है, और जब ऊपर आए तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करें और वापस शॉर्ट करें, वापस नीचे का इंतजार करें। तो ये एक अलग तरह का मार्केट है, जहां पर आप वन साइडेड मार्केट से कॉन्ट्रा ट्रेड वाले मार्केट में जा रहे हैं। पिछले हफ्ते तक आपको पूरा वन साइडेड मार्केट मिला। हर रोज निफ्टी पिछले दिन से ऊपर का हाई बनाता है, हर रोज निफ्टी पिछले दिन से ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज देता है। अब वो चीज़ चली गई है, अब आपको हर रोज नीचे का लो दिखाता है इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं देता, और शायद आज भी ये होता हुआ दिखे। इसलिए अब आपको अपनी पोजीशनिंग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। आप एक तरह के ट्रेंडिंग मार्केट से साइडवेज मार्केट में, या यूं कहें कि कंसोलिडेशन वाले मार्केट में, सीमित दायरे में कारोबार करने वाले मार्केट में जा रहे हैं। ऐसे में आपको पोजीशन कम करने की जरूरत है और कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की जरूरत है, तो ही आप पैसा बनाएंगे। फिलहाल आप स्टेटस को मेंटेन रखें, इसलिए बचे हुए 1 घंटे के लिए निफ्टी में मेरी कोई ट्रेड करने की राय नहीं है। 11,025 के आसपास आएगा तो लीजिए, 11,150 के आसपास आएगा तो शॉर्ट कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। बैंक निफ्टी में भी सिंपल 21,400 21,500 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज के आसपास आए तो खरीदिए, और ऊपर में 21,800 21,900 मजबूत रुकावट का लेवल है इंट्राडे के लिहाज से, वहां पर आए तो बेचिए। अदरवाइज आप कुछ खास करिए मत, छोड़ दीजिए, तो शांति से बैठिए, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। दीप, तो देखते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा डिसाइसिव मूव जो है वो मंडे से आने लगेंगे। लेने में भी इतना कंफर्ट नहीं है और बेचने में भी नहीं है, तो अभी थोड़ा जो डिस्कम्फर्ट वाला माहौल है उसमें नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड, वो नो एक्शन इज़ द बेस्ट एक्शन, वो करिए, ज़्यादा ठीक होगा। बिल्कुल, तो किरण जी भी कल बोल रहे थे कि नो एक्शन फिलहाल के लिए बेस्ट एक्शन है, और जिस तरह की शुरुआत हुई है सीरीज़ की, वीकेंड आ रहा है, काफ़ी सारे ग्लोबल क्यूज़ हैं, फिलहाल के लिए ट्रेड अवॉइड करें, ये आनंद जी की राय। वैसे एक रेंज बाउंड मूवी दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। नज़र रखते हैं कि किस तरह की अब आगे की चाल रहेगी। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यहाँ पर अभी नंबर्स आए थे, ज़्यादा खास नंबर्स नहीं है, बल्कि मुनाफा आधा हो गया है, आय में भी गिरावट आई है, पर स्टॉक पर नज़र रखिए, वहाँ पर एक मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, जरा डॉक्टर लाल पैथलैब्स के चार्ट देखकर बताइए क्या चल रहा है, इस पर कोई लेवल्स जो आप ध्यान में रखेंगे? दीपांशु, स्टॉक के अंदर ट्रेंड तेजी का है। स्टॉक पिछले कई हफ्तों से तेजी के ट्रेंड मेंटेन करके रखा हुआ है, और अभी ऊपरी लेवल पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो स्टॉक के अंदर यहाँ से मूव ऊपर का ही देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 1970 से 2,000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो 1870 के आसपास है। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त डॉक्टर लाल पैथलैब पर। आइए, 2:45 हो चुके हैं, अब वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से मिलने का। नितिन जी, स्वागत है आपका। पहले पुट दे देता हूं। 2 निशाने लगाए और दोनों सटीक बुलसाई पर लगे हैं अभी तक तो। जी बिल्कुल अनिल जी, और अभी हम लोग एक ट्रेड आ रहा है, 11,100 की पुट ऑप्शन लेंगे। करंट 131 रुपए का रेट है, और इसका स्टॉप लॉस 105 का रखना है, और 160 रुपए का टारगेट है।
और ये ट्रेड केवल आज नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए है, क्योंकि हम कैरी नहीं करेंगे परसों के लिए, वीकेंड है। तो अगर जो भी रेट हो लास्ट में निकल जाना है। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो 105 का जो है वो निकल जाना है, या भाव से नीचे रहे तो भी निकलना है। और अगर 155-60 ऐसे टारगेट भी लगता है तो भी निकलना है। यही है कि आज ही का ट्रेड है, 45 मिनट्स के लिए हमें इसको रखना है, और क्लोजिंग में प्रॉफिट पे होता है तो निकल जाना है, जो भी भाव रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीदने की। 11,100 का पुट ऑप्शन एट द मनी, नहीं अब तो इन द मनी वाला हो गया मामला, ये तो 11,065 पर है। 131 में खरीदिए, 105 का स्टॉप लॉस, 155 160 सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। नितिन जी ने अब तक 2 निशाने लगाए, आज तीसरा निशाना है। नितिन जी अभी तक तो आपके दोनों निशाने एकदम परफेक्ट बैठे हैं, बिल्कुल सही सटीक हुए। उम्मीद करते हैं ये भी आज का आज जो भी 3:30 पर आपको सौदा कैंसिल करना है। जी नितिन जी। में जो के आसपास बुक करा दिया, तो ये चौथा हो गया। नितिन जी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं, ऑडियो में बड़ा डिस्टरबेंस है। ओके, एक बार फिर से हम डिस्कनेक्ट करके कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर बात हो पाई तो हम उनसे फिर से बात करने की चेष्टा करेंगे नितिन जी से, कि नितिन जी क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल 11,100 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, सॉरी पुट ऑप्शन खरीदिए 131 में। ये राय नितिन जी की तरफ से आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है। ओके, इस बीच आशु सर आज आपकी कोई कॉल वॉल नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या बात है? अगले हफ्ते से करेंगे जो भी काम करना है, सब नया। नहीं अनिल जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो भी मैंने आपको अब चौथी चीज भी बता दे, रिमाइंड करा देता हूँ। 11,300 से अनिल जी इंडेक्स नीचे नहीं आया, लेकिन मैंने तब भी आपको स्टॉक्स में अनिल क्या था, माउथ वाटरिंग रेट्स हैं बहुत सारे स्टॉक्स के। तो माउथ वाटरिंग में ना जो 2 दिन की करेक्शन हो गया, उसमें हम ना एक नीचे के लेवल पे आ गए हैं। अभी भी अनिल जी बहुत सारे हैं, PSU बैंक्स है, RBL है, टाटा मोटर है, ऑटो स्टॉक्स हैं, मतलब बजाज ऑटो, मतलब चीजें काफी सारी लगती हैं। लेकिन अनिल जी अब आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा वो है, बट ट्रेंड मेरे को डाउन का लगता है। इसलिए अनिल जी मेरे को लग रहा है कि 11,000 मतलब 11,200 टूटा, 11,100 टूटा, अब 11,000 भी टूटने की तैयारी पे खड़ा हुआ है निफ्टी। अब इसको कैसे प्ले करना है अनिल जी, आई थिंक कुणाल जी बेटर स्टॉक्स बता सकते हैं। ओके, जी नितिन जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नितिन जी बताएं, आप कुछ कह रहे थे, अनिल आपकी जी, आवाज नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि ये चौथा निशाना हो गया, क्योंकि 12:30 पे एक फिर से संदीप के साथ 100 में मैंने यही पुट दी थी, जिसमें 165 के आसपास प्रॉफिट बुक करा दिया। अभी आप देखिए फिर से ये 10-11 रुपया पुट बढ़ गई है। हमने 130 पे लिया था, अभी 140 142 हो गई। तो इसमें मैं एक अपडेट दे देता हूँ कि जो स्टॉप लॉस हमने 105 का लिया था, उसको स्टॉप लॉस को अब आप उसको बढ़ा के 115 कर लीजिए, यानी 130 में लिया, 115 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि टाइम कम है। और अगर 155-60 होता है तो आज का आज ही सल्टा के प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, ठीक बात है, परफेक्ट। और नितिन जी के निशाने अगर आपको भी सही वक्त पे चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 2:45 बजे, 2:45 बजे तो हमेशा होंगे ही नितिन जी, वो तो फिक्स है। लेकिन उसके अलावा भी नितिन जी कभी भी अवतार ले सकते हैं, किसी भी वक्त अवतरित हो सकते हैं किसी भी शो में। और स्पेशली 12:30 वाले शो तो नितिन जी का बड़ा फेवरेट है, वहाँ पर अवतरित होते रहते हैं। जैसे कि आजकल सेठी साहब आपने देखा ना किस तरह से अवतरित हो जाते हैं सुबह वाले शो में, अपनी पिक्स देकर जाते हैं और वो पिक्स कमाल करती है। सन फार्मा, माय गॉड, घाटा 1660 करोड़ का, पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ सन फार्मा का 1660 करोड़ के घाटे का आंकड़ा। विस्तार से बाकी नतीजे भी देखेंगे, इस घाटे में क्या कुछ लाइफ में एडजस्टमेंट है या वाकई में है घाटा। लेकिन उससे पहले मजबूत चार्ट पर एक बार राय कुणाल जी से ले लें। कुणाल जी, ऊपर नीचे के लेवल्स पहले बता दो, किसके नीचे सावधान होना है और किसके नीचे बहुत अच्छा फील करना है। अनिल जी देखिए 512 के नीचे कमजोरी आएगी। अभी 522 का भाव चल रहा है। 512 के ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक स्ट्रक्चर मजबूत है। ब्रेकआउट हमने देखा है कल के ट्रेड में आते हुए, आज भी ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 512 मेरी नजर में ब्रेकआउट का लेवल है, जब तक उसके ऊपर है ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है। नई खरीदारी की अभी राय नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। आज नई खरीदारी करें जब ये स्टॉक आज का डे हाई यानी कि 528 रुपए के लेवल्स के ऊपर निकलेगा, तब खरीदारी करें। 512 का स्टॉप लॉस रखें जिनके पास लॉन्ग्स हैं। लेकिन इसमें कुछ एक वन टाइम घाटा भी है
और वो वन टाइम बड़ा घाटा है उसकी वजह से ये लेकिन अगर वो वन टाइम घाटा आप हटा देंगे तो कंपनी मुनाफे में ही रहेगी, नुकसान में नहीं होगी। मेरे ख्याल से 3600 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा, एक बार मैं एग्जैक्ट फिगर आपके सामने लेकर आऊँगा कि वो घाटा कितना हुआ है जिसकी वजह से नेट 1660 करोड़ का घाटा है। वन टाइम घाटे का फिगर हम हटाएंगे, 1000 करोड़ का हमारा अंदाजा था, तो उसके बाद शायद आपको बेहतर नतीजे नजर आए, उतने बुरे ना दिखाए। लेकिन इस बीच स्टॉक फिसलता हुआ क्योंकि पहले बढ़ भी चुका है, लगभग सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने सन फार्मा खरीदने की राय लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमारे यहाँ से दी है, तो सबके टारगेट्स भी हासिल हुए थे। कल श्रीकांत जी ने खरीदारी की राय दी थी और कल ही मेरे ख्याल से सन फार्मा में खरीदारी की राय जय की आई थी, जय ने 520 वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। तो ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी सन फार्मा की राय आई है और सन फार्मा में टारगेट्स भी आते हुए दिखे हैं। तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर इस वक्त राय। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, 2430 करोड़ रुपए का एक वन टाइम एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। किसी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट है, अगर नोट्स में देखें तो वहाँ से मैं और डिटेल्स लगाने की कोशिश करता हूं, बट ये जो एक वन टाइम एडजस्टमेंट है एक जॉइंट वेंचर को लेकर, उसकी वजह से एक बड़ा घाटा आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली सर परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 7585 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो भी अगर हम देखें तो हमारे अनुमान से कम है। हम अनुमान लगा रहे थे 8300 करोड़ का, तो हम फ्लैट रेवेन्यू का अनुमान लगा रहे थे, रेवेन्यू अनुमान से कम है। और एक बहुत बड़ा वन टाइम एडजस्टमेंट हुआ है एक जॉइंट वेंचर को लेकर, तकरीबन 2430 करोड़ का, जिसकी वजह से आप एक बड़ा घाटा देख रहे हैं सन फार्मा के लिए और परफॉर्मेंस पर उसका असर आते हुए दिख रहा है। तो ये है बड़ी बात सर, 3633 ये है एक्चुअल एडजस्टमेंट जो एक जॉइंट वेंचर को लेकर है सर। ओके, और आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं बसीन साहब, और बसीन साहब से लेते हैं उनकी BTST पिक्स। बसीन साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, BTST के तौर पर क्या करना है? सर तो एक ही स्टॉक है और वो भी बाय है, और शेयर है कैन बैंक। 101 से 101.5 का भाव है, 9850 का स्टॉप लॉस, 108 से 10। उसका सिंपल रीजन है सर, स्टेट बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है और ट्रेजरी इनकम वो बहुत स्ट्रांग आई है, और सेकंड हाईएस्ट जो बॉन्ड होल्डर होता है वो कैन बैंक है। उसके रिजल्ट 5 तारीख को है, मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। 5% डिविडेंड यील्ड है। आई थिंक दिस स्टॉक कैन गिव यू अ 10% अपसाइड। ओके, तो केनरा बैंक यहाँ पर 101-150 में खरीदी है, 9850 का स्टॉप लॉस और टारगेट 108 से 110 का। ये है वसीम साहब का एकमात्र BTST पिक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। शुक्रिया वसीम साहब ये बेहतरीन पिक देने के लिए। और अब वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। अनिल जी आपने मुझे बालकृष्ण के बारे में पूछा था और मैंने कहा था 1325 के ऊपर जब ये निकल 1325 के ऊपर जब ये निकलेगा इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा। अभी 1325 के पार निकल के अभी 1320 है, मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसमें एक बड़ी वाली मूव आनी चाहिए। 1300 अभी 21-22 पे बाय करे, 1300 का के नीचे का स्टॉप लॉस, एक 20 रुपए की रिस्क होगी, और मेरा टारगेट लगभग 1375 टू 1380 का होगा। ये आज और मंडे के लिए कॉल है। 1375 1380 के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। ये है राय आपके लिए। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सेठी साहब भी, और सेठी साहब भी 3 बजे आपको देंगे अपनी बेहतरीन पिक्स। उसमें थोड़ी सी देर है, तब तक एक बार ये जो एक्शन है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का वक्त है। सचिन जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है SBI के 200 के कॉल ऑप्शन में। जिस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे लग रहा है 200 का जो एक चैलेंजिंग लेवल है वो वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी इटसेल्फ। तो अगले हफ्ते के लिए मुझे लग रहा है 200 का कॉल ऑप्शन जो 7.7 के आसपास मिल रहा है वो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5.8 के आसपास का।
एंड इमीडिएटली मुझे लग रहा है अराउंड 210 तक मूवमेंट आनी चाहिए, तो उसी लिहाज से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी कि अराउंड 12 तक ये पर्टिकुलर ऑप्शन मूव होना चाहिए। तो एसबीआई का कॉल ऑप्शन बाय करना है 200 का। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त एसबीआई के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की। 220 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, 7 रुपये 70 पैसे में, 5 रुपये 80 पैसे का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। दूसरी पिक आपकी सर? अनिल जी एक ही पिक है, 220 का नहीं है, 200 का कॉल ऑप्शन लेना है अनिल जी। 200 माफ कीजिएगा, जी जी 200 का कॉल ऑप्शन लेना है, 7.7 से 5.8 एंड टारगेट होगा 12 तक का। एंड मैं यहाँ पर अपडेट देना चाहूंगा अनिल जी मैंने आज सुबह काफी सारे कॉल्स दिए थे, जिसमें से टीसीएस का स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, सन फार्मा का ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है, एंड जिस तरीके से मैकडॉवेल चल रहा है मुझे लग रहा है वहां पर पोजीशन होल्ड करनी है। बट सन टीवी का जो मैंने ट्रेड सेटअप किया था उसके स्टॉप लॉस के काफी नजदीक यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो मैं रिटेन करना चाहूंगा सन टीवी की जो पोजीशन है। तो मुझे लग रहा है वहां पर लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर है। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, जो 388 का स्टॉप लॉस था मुझे लग रहा है वो 386 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन होल्ड करनी है, एंड नेक्स्ट वीक इसे वापस रिव्यू करना है। जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है ऑन द हायर साइड वो इंटैक्ट ही है, अराउंड 405 एंड 415 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए अपडेट भी। शुक्रिया सचिन जी हमें ये सारा अपडेट और नई पिक्स देने के लिए। सेठी साहब को करते हैं कार्यक्रम में शामिल और उनसे मिलेंगे, उनकी बेहतरीन पिक्स वो भी आपके सामने रखेंगे। बस आने की तैयारी में है इस वक्त सेठी साहब भी। तो सेठी साहब अगर जुड़ चुके हैं तो सेठी साहब का स्वागत कर लिया जाए, और नहीं तो थोड़ी देर ओके जुड़ने की तैयारी में। टाटा मोटर्स तब तक रिजल्ट्स आने वाले हैं, अनुमान पूछ लेते हैं कुशल से। कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो टाटा मोटर्स के जो नंबर्स हैं वो वीकर साइड पर ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इनका घाटा देखें तो वो गहराता हुआ नजर आएगा इस तिमाही में, और करीब 3700 करोड़ का घाटा पिछले साल था, और इस बारी जो है करीब 8200 करोड़ का घाटा जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। करीब 52% का फॉल जो है हम इनके आय में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन वॉल्यूम्स जो हैं वो 82% गिरती हुई नजर आई है, और साथ ही जो जेएलआर की वॉल्यूम्स है जहाँ पे 75% इनका रेवेन्यू आता है वहां पर भी वॉल्यूम्स में करीब 42% का फॉल आया है, जिसका इंपैक्ट जो है आपको नेट इनका घाटा और जो गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना आगे के लिए ये होगा कि किस हिसाब से चाइना और यूरोप में इनकी जेएलआर की मांग बढ़ती है, और साथ ही इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो इनकी सीवी स्पेस में किस हिसाब का डिमांड आउटलुक है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ये है टाटा मोटर्स। टाटा को लगेगा घाटा मोटर के कारोबार में। 2858 करोड़ के मुनाफे से 2360 करोड़ का नुकसान होगा। मार्जिन्स -8% है। कुशल सोच रहे मैंने अनुमान बनाया ही क्यों जब ऐसे रिजल्ट्स आने तो। बट एनीवे रिजल्ट्स जो भी आए जैसे भी आए देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल तैयार है विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए मैं सारा कॉन्ट्राइडेंस स्टैंस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग अटेम्प्ट हुई है, वो है बंधन बैंक, और बंधन बैंक ने मल्टीपल लोज बनाए हैं सिमिलर रीजन में 330 के आसपास। और देखिए जिस स्पीड से बंधन बैंक 330 to 340 वापस आया है और जिस हिसाब से वॉल्यूम स्पॉट हो रहा है, मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग बहुत शार्प आनी चाहिए। तो बंधन बैंक को खरीदने की राय होगी। बंधन बैंक में 330 का स्टॉप लॉस रखिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई अनिल जी, बंधन बैंक में 330 का स्टॉप लॉस रखिए। और एक बहुत अच्छी चीज क्या हुई अनिल जी, 400 रुपए से स्टॉक आया है 330 तक, और स्टॉक में बहुत जम के बिकवाली हुई है। अब स्टॉक फ्लैट हो गया और सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है। अब अगर स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल निकालता है तो ये रॉकेट होना चाहिए मुझे लगता है। तो बंधन बैंक को खरीदने की राय होगी करंट लेवल पे। मुझे लग रहा है 330 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे आया तो भी खरीदिए जब तक 330 का स्टॉप लॉस नहीं होता। 360 375 ये दो टारगेट के लिए बंधन बैंक को खरीदने की राय हो। मुझे लग रहा है सेलिंग बहुत हैवीली एब्जॉर्ब हो रही है। 360 और 375 यही है ना दोनों टारगेट्स आपके बंधन बैंक और विश्वेश जी? जी बिल्कुल अनिल जी, 360 और 375 रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मैं तो भैया मैंने 40 के नजदीक है। जी
जी मैंने कल के 2000 में दिया था कल शॉर्ट कॉल 338-39 पे, तो मेरा तो 327 का टारगेट आज हासिल हो गया, मैं तो बच गया बाल बाल मेरे टारगेट के नज़दीक। 330 के बाद मैंने बोल दिया था कि भाई अब अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर दो। 327 का पहला टारगेट था, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है पहले टारगेट से ही घूम गया, 327.50 के वहीं से रिवर्स हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो दोनों ही तरफ के मूव हो रहा है। अभी अभी बैंक निफ्टी देखिए 100 पॉइंट निचले स्तरों से रिकवर भी हुआ है, तो ट्रेड दोनों तरफ के बड़े स्ट्रांगली हो रहे हैं। 21,500 के नज़दीक पहुंचकर वापस से 21,600 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो आप दोनों ही तरफ के ट्रेड बड़ी मजबूती से होते देख रहे हैं, ये आपको साफ नज़र आएगा। आइए इस बीच SBI चेयरमैन साहब का भी बयान आता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने का मोरेटोरियम काफ़ी और आगे मोरेटोरियम की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी बात है। चलिए एक बड़ा बयान इस वक्त रिजल्ट्स के बाद SBI चेयरमैन साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, उसमें ये आता हुआ दिख रहा है। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और सेठी साहब के लिए बिल्कुल स्वागत है सदावर सेठी साहब का। सेठी साहब पहले तो बधाइयाँ स्वीकार करें परसों वाले रॉयल ऑर्किड के लिए भी, जो आज भी इस कमज़ोर बाजार में 7% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स तो आपके हासिल हो गए होंगे, और किस किस के टारगेट्स हासिल हुए जरा वो बता दें एक बार, ताकि व्यूअर्स पहले वाले पुराने लेवल सब समझ ले कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर। आशु जी देखिए, इस एक मिनट सबको पैनल पे दिखाइए, इस पैनल में सबसे ज़्यादा उम्र में कौन होगा? आशु जी नहीं, वागले साहब होने चाहिए। वागले साहब, मेरे ख्याल वागले साहब 52, 53, कितनी उम्र है आपकी? अगर बताने में आपको कोई हर्ज ना हो तो। वागले साहब, अरे उम्र तो बताओ अपनी। वागले साहब उम्र के नाम पे मतलब ऐसा सुनना ही बंद कर दिया आपने, गजब कर रहे भाई। आपकी कितनी उम्र है? अनिल जी पहले तो मैंने वाकई में सुना नहीं था, और अभी मैं ना सुना कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम सब में चलिए, हमने सबने सामूहिक सहमति के साथ वागले साहब को हम में से सबसे सीनियर माना है। हम ये आपको सम्मान देना चाहते हैं वागले साहब। वागले साहब ये अभी विकास सेठी साहब की आवाज़ आई, आज इंसिडेंस ऐसा हो रहा है, सब पुरानी चीज़ें याद आ रही है। देखिए पहले जब शो की शुरुआत की, मैं और दीप एकदम रेड एंड वाइट, तो मैंने कहा हम रेड एंड वाइट पहनने वालों की बात ही कुछ हो रहा है। वैसे ही सेम रेड एंड वाइट आपके आशु जी और ईश्वर जी साथ साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे बसीन साहब आए, नहीं उसके पहले बंसल जी बोले गोदरेज की अलमारी, वो लोहे वाली याद दिला दी। उसके बाद बसीन साहब ने आठाना याद दिला दिया, चाराना याद दिला दिया, और अब ये जो सेठी साहब बोलने लगे, एकदम मुझे वो पुराने ज़माने में जो कैसेट नहीं फंस जाती थी, वो घुमाने वाली कैसेट जो होती थी वो फंस जाती थी, उसकी जो आवाज़ आती थी। वागले साहब बिल्कुल वैसी आवाज़ आई कि नहीं, ये बताइए। अनिल जी बिल्कुल, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरी उम्र मुझे पूछी है आपने, आपके उम्र में 3 साल जोड़ दीजिए, कौन सी तरफ वो आप डिसाइड करिए। उम्र एक मेंटल स्टेट है और कुछ नहीं है। नहीं मैं देखिए, मैंने तो 26 के साल मैंने तो 25 साल के बाद से ही बढ़ना बंद कर दिया था। मैंने स्टेटस को रख लिया, उसके बाद जो भी है वो एक्सपीरियंस काउंट करता हूँ। उम्र 25 साल विद एडिशनल एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स। जी ये बात के लिए मेरी तरफ से आपको पार्टी। वाह, ये हुई ना बात जी। चलिए वापस सेठी साहब को जोड़ते, तब तक बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आपने बोला ना कि काफी कुछ याद करा दिया। आज सुबह गोदरेज की अलमारी याद कराई, काफी चीजें याद आ रही हैं। तो अनिल जी आपको और व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, काफी कुछ अनिल जी तैयारी करी हुई हम सब लोगों ने। तो जो बचा कुछ है ना, वो मस्ती की पाठशाला में अनिल जी याद आएगा। बट अनिल जी आपसे एक शिकायत है मेरे को, मतलब कि सब तारीफ तो करते हैं, शिकायत अनिल जी आप कहो तो अभी बताओ, आप कहो तो मस्ती की पाठशाला में बताऊंगा, बट बताऊंगा जरूर अनिल जी, शिकायत अपनी अर्ज जरूर करूंगा आपसे। ऐसा कौन सा आदमी भाई साहब दुनिया में है जो अपनी शिकायत सुनने के लिए परमिशन दे? ना ऑब्जेक्शन और रूल, कोई काहे की शिकायत क्यों सुनूं भाई? मैं इतना बड़ा दिल थोड़ी रखता है बंसल जी, शिकायत मैं इंसान हूँ भाई साहब, मुझे भी अच्छा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आपकी शिकायत की इच्छा है
तो चलिए आपको मस्ती की पाठशाला में आपकी शिकायत बिल्कुल सुनी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मैं अब आपको बता दूं कि शिकायत किसी को भी नहीं होगी, वो है नितिन जी से। नितिन जी का निशाना लगातार चौथी बार अचूक होता हुआ दिख रहा है। तो नितिन जी ने इस बार भी वापस जो आपको ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, वो ऑप्शन उसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखा है। तो आइए, अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत होता दिख रहा है और निफ्टी अभी भी हल्का सा कमजोर है। दोनों अलग अलग दिशाओं में आपको दिखेंगे। जल्दी से एक बार सेठी साहब को जोड़ते हैं। सेठी साहब के लिए लोग तैयार हो रहे हैं काफी, और वो जानना चाहते हैं कि भाई सेठी साहब की पिक कौन सी। लेकिन तब तक विश्वेश जी तैयार है बिगुल विश्वेश के विशेष का। जी विश्वेश जी, अब क्या खरीदेंगे? अनिल जी, खरीदने की राय है मेरी ओर से और स्टॉक का नाम है सीमेंस। देखिए, सीमेंस में बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। लास्ट एक्सपायरी में हमने मेरे ख्याल से 1100 में रिकमेंड किया था, उसके बाद 1200 तक गया था। अब जिस हिसाब से वापस स्टॉक 1140 को बेस करके वापस निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि 1140 मतलब खाली 20 रुपए के स्टॉप लॉस से सीमेंस खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है इस सीरीज में सीमेंस को 1200 के ऊपर निकल जाना चाहिए, और 1200 के ऊपर निकलने के बाद काफी ऊपर के टारगेट आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है या कप एंड हैंडल कहेंगे। राइट शोल्डर पे कंसोलिडेशन होकर मूव हो रहा है, तो 1160 के आसपास खरीदी। थोड़ा नीचे आता है तो भी खरीदी। छोटा सा स्टॉप लॉस है 1140 का। मुझे लग रहा है 1200 तक का कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा, तो सीमेंस मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए यहाँ पे। और एक और चीज ऐड करूंगा अनिल जी, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो जो स्टॉक गिरे हैं वो सब जो से शूट अप करेंगे, जिसमें से एक बैंक निफ्टी है। तो मेरा कन्विक्शन कॉल है सीमेंस और बैंक निफ्टी दोनों। ओके, ये है आपके लिए राय सीमेंस पर, और बैंक्स पर भी एक कॉल आने की तैयार है। ऑलरेडी कॉल तैयार है विश्वेश जी, या थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए? बैंक निफ्टी पे तो दिवांशु मैंने कॉल ऑलरेडी शेयर किया है। 680 की रेंज में, 650 की रेंज में बैंक निफ्टी खरीदना है। मुझे लग रहा है 22,000 के हम जा रहे हैं, और 21,450, 21,500 के नीचे स्टॉप रखिए। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, बैंक निफ्टी यहाँ से शूट अप कर सकते हैं भाई। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मेरा बोलने का मतलब ये। और जो एडिशनल सेलिंग आ रही है उसकी वजह से मार्केट गिर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग है वो अब्सॉर्ब हो रही है। तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि आफ्टर फॉल ऑफ लाइक से माइनर फॉल, 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद हम वापस ऊपर चलते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड साइन इन एन अप ट्रेंड। अरे विशेष जी, अभी मालूम है क्या हुआ? वो अभी आशीष सर सुनिएगा जरा, है अभी बिल्कुल वो हिंदी फिल्में नहीं थी, बॉलीवुड मूवी, जिसमें आप कहीं से भी पिक्चर देखो और कहीं भी छोड़ दो तो भी आपको पता रहता है कि क्या हुआ होगा पहले और बाद में क्या होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अभी क्या हुआ, जब विश्वेश जी है ना सीमेंस पे कॉल दे रहे थे, मेरा फ़ोन कट गया, और जब फ़ोन कटा फिर हमारे पीसीआर को पता चला, फिर उन्होंने वापस लगाया, लगा, तब तक भी विश्वेश जी की वो स्टोरी चल रही थी। तो वही पता चल गया मुझे, विश्वेश जी ने सीमेंस का बाय कॉल दिया होगा, सीमेंस के ये टारगेट लगे। तो एग्जैक्टली विश्वेश जी, आपकी कहानी 3 घंटे की फिल्म वाली होगी एकदम। सर रोमांटिक पिक्चर का हीरो हूँ सर, टाइम हमेशा कम पड़ेगा। चलिए, तो विश्वेश जी को पसंद है सीमेंस खरीदारी की राय विश्वेश जी की तरफ है। पता नहीं आज भगवान जाने ये फोन का क्या चक्कर है। सेठी साहब जो हमें साक्षात दर्शन देने वाले थे, अब साक्षात दर्शन नहीं दे रहे हैं। सेठी साहब कह रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ फ़ोन पे ही आ जाता हूँ। तो जी आइए सेठी साहब, एक बार तो आप फ़ोन पे ही दे दीजिए, फिर 3:30 बजे आपके साक्षात दर्शन करेंगे। तो स्वागत कीजिए सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब। जो कंफ्यूजन फैला हुआ है इस देश में कि आशु मदान साहब कौन से एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल हैं, टेक्निकल हैं, वायदा कारोबार के हैं, उसी तरह का एक भारी कंफ्यूजन अब सेठी साहब के लिए भी फैलने वाला है। अब तक सेठी साहब को हम फंडामेंटल एक्सपर्ट तौर पर जानते थे, वो एफएनओ की पिक्स भी दे देते हैं लगे हाथ, और उनके कैश के स्टॉक्स ऐसे भागते हैं जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह ब्रेकआउट पे ही दे रहे हो। कल का देखिए एस्टेक लाइफ साइंस आज 6% ऊपर है, टारगेट सारे हासिल कर गया। रॉयल ऑर्किड 8% ऊपर है, भागे जा रहा है। सेठी साहब आपको क्या समझे, हम ये बता दीजिए हमें। नहीं अनिल जी, मैं तो वैसे फंडामेंटली देखता हूँ, लेकिन जरूर फंडामेंटल के साथ आजकल टेक्निकल भी बिल्कुल देखना पड़ता है कि लोगों को शॉर्ट टर्म जब पिक चाहिए
तो जिस स्टॉक में जो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और उसके बाद जब उसमें मोमेंटम बनता है, हर तरह से प्राइस वॉल्यूम एक्शन का ब्रेकआउट रहता है, उस लिहाज से उसको पकड़ते हैं, तो यू कैन मतलब दोनों ही स्टडी बिल्कुल आज के बाजार में जरूरी है। आप फंडामेंटल खाली देख के अगर स्टॉक सोया पड़ा है तो वो 2, 4, 6 महीने भी नहीं चलेगा, तो लोग उसमें फिर मजा नहीं आता एक्चुअली। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी पहले आप एक बार अपडेट दे दें, जो पिक्स आपने दिए क्या उनमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्या है आपकी राय? तो बिल्कुल अनिल जी, देखिए बहुत ही सॉलिड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और उनमें वैसे तो मैं शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए भी उसमें बुलिश हूँ, बट जैसे शॉर्ट टर्म की पिक्स रहती है और अगर आपके टारगेट अचीव हो गए या टारगेट से 1-2% नीचे भी अगर है और आपको आपके बाइंग प्राइस से 5-7% मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है जो बाजार का माहौल है प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होगी। जैसे मैंने कल एक एरिस लाइफ साइंसेस 454 के लेवल पे बोला था, उसका टारगेट मेरा 500 रुपए का था, अभी वो 494 का लेवल है, तो 454 से 494 बोलेंगे तो 40 रुपया कल और आज में मुझे लगता है बहुत हो गया। अब 6 रुपए के लिए उसमें लालच नहीं करें और अगर हो सकता है तो प्रॉफिट बुक कर ले। वैसे ही रॉयल ऑर्किड में मेरा एक टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने जा रहा है। फिर ऐसे कई से स्टॉक्स है, जैसे कल मैंने एक नीलकमल प्लास्टिक्स बोला जो इंट्राडे में ही टारगेट के करीब आ गया, तो उसके बाद वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। मुझे लगता है परफेक्ट ट्रेडिंग का मार्केट है, बट क्वालिटी स्टॉक्स में करें कि जहां अटक भी जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है और स्टॉक अच्छे हैं और देर सवेर इनके भाव आएंगे, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं तो गाड़ी जाके पार्क होगी, कोई न कोई तो घर जमाई बनकर रहेगा और कहीं न कहीं तो आपको बैटन हाथ में रह जाएगा, तो वो आपके हाथ में भी कुछ न कुछ तो रहेगा। कभी अगर शेयर मार्केट में जो जीरो तो हो नहीं सकता है, लेकिन जब हाथ में कुछ रहे तो ऐसा न रहे जिसको देखकर दुख हो। ये देखकर कम से कम तसल्ली रहे कि कोई बात नहीं, ऊपर के भाव का ये शेयर रह गया तो कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी है, आगे पीछे बाजार जब सुधरेगा तो भाव आ जाएगा, वैसा शेयर आप रखें, न कि वैसा शेयर जिसको देखकर बाद में ये सोचें कि क्यों ऐसे लिए। और सबसे बढ़िया खास बात सेठी साहब की यही है, सेठी साहब जो स्टॉक्स देते हैं उन स्टॉक्स की क्वालिटी के बारे में आपको बिल्कुल कहीं दूर दूर तक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी 24 कैरेट गोल्ड। आइए ऐसा ही एक और 24 कैरेट गोल्ड अब सेठी साहब आपके सामने रखें, बताएं सर आज का स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो स्टॉक है एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये किचन अप्लायंसेस बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है टीपीके प्रेस्टीज। 5575 रुपए का करंट भाव है। बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी प्रेशर कुकर, इसका प्रेस्टीज के ब्रांड के नाम से हम सब जानते हैं, हमारे घरों में होता है। प्रेशर कुकर है, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, फिर कुक टॉप्स, ये सब बनाती है। और आजकल ये जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इस माहौल में अगर एक जगह जो घर पे सबसे ज्यादा यूज होती है वो किचन होता है, और वहाँ पे हमने पिछले लॉकडाउन के दौरान सभी अप्लायंसेस में काफी खराबी हुई है, तो उस लिहाज से भी इनको बहुत ही अच्छा मुझे लगता है अच्छी डिमांड रहेगी जैसे जैसे हम अनलॉक हो रहे हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखेंगे तो अराउंड 70% की हिस्सेदारी है और डीआईएस एफआईएस मिलकर 22% हिस्सेदारी ओन करते हैं, तो फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है अराउंड 15-16% का। ये स्टॉक बिल्कुल 6000 रुपए के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। स्टॉप लॉस रखें 5350 रुपए। कुकर का इस्तेमाल कितना होता है ये तो हमें अभी जब से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हमें पता चला है। पहले हमें पता नहीं था कि कुकर इतनी सीटियां मारता है दिन भर में घर में, अब समझ में आया। वैसे ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं सेठी साहब, उसकी ये कौन से ब्रांड का बनाते हैं, उसकी टैगलाइन क्या क्या है, कौन सा बनाते हैं सर? प्रेस्टीज है। अगर आप बीवी से करते हो प्यार तो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार। विद्या बालन इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। वाह। तो मैं वही सोचा था, आपने मतलब पूरा जनरल नॉलेज भी पूरा रखा है ना आपने, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये है प्रेस्टीज। जी सर। जब कोई स्टॉक रेकमेंड करते हैं तो चैनल चेक भी बिल्कुल करते हैं, घर पे भी डिस्कस करते हैं किस इसके प्रोडक्ट की कैसी डिमांड है, क्या क्या खराब होता है, उसके बाद ये निकल के आता है। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार कंपनी है और इट शुड बी एडेड टू वन पोर्टफोलियो। बहुत ही बढ़िया सेठी साहब, तुरंत आप अपना कनेक्शन ठीक करवाइए। मस्ती की पाठशाला में आपको बैठना है और कुछ मज़ेदार सवाल मेरे हैं आपके लिए, तो बस एक बार जल्दी से चुस्त दुरुस्त करते हैं और उससे पहले कनेक्ट हो जाए। तो सेठी साहब से कुछ आशु जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आशु जी। मैं कह रहा था अनिल जी, जिस तरह से सेठी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, चैनल चेक से ज्यादा मॉडल चेक किया हुआ है इन्होंने कि कौन ब्रांड एम्बेसडर है, विद्या बालन करती है। आई मीन चैनल चेक से ज्यादा तो मॉडल चेक किया हुआ है सेठी साहब ने।
अच्छा मैं मिस कर गया। सेठी साहब आपने बोला था कि विद्या बालन मॉडल है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला था। और एक्चुअली मुझे लगता है अच्छा बाकी कुछ तो आसुमन जी ने सुना नहीं सुना मालूम नहीं है। विद्या बालन जरूर इन्होंने नोटिस किया और सुना है। हाँ बाकी कुछ चीज सुनी नहीं, आशु जी ने खाली सुना मॉडल कौन सा है। चलिए एनीवे कोई भी हो, इस ब्रांड की मॉडल कोई भी हो, आपके पास प्रेस्टीज का एक मॉडल जरूर होना चाहिए अपनी किचन में और आपके पोर्टफोलियो में शेयर भी। फिलहाल ट्रेडिंग करने के लिए आज से सेठी जी की राय है 6000 के टारगेट के लिए आपके लिए। तो ये है आपके लिए आज का एक और स्टॉक जो सेठी साहब ने दिया है। अब तक धुआंधार बेहद शानदार स्टॉक सेठी साहब की तरफ से लगातार आते हुए दिख रहे हैं। आइए कुछ और खबरें, और इस वक्त हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़ रहे हैं और संदीप से करते हैं बातचीत। बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर कहां रुकावटें आ रही हैं, इस पर संदीप आपको दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। बताएं संदीप। देखिए अनिल जी, अब ये जो बीपीसीएल का विनिवेश है वो थोड़ा सा जो कानूनी अड़चन है उसकी ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि इनके जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं उनकी ओर से अगर आप देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और 22 जुलाई को तो इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ये जो रिट पिटीशन है उसकी सुनवाई होती हुई दिखे। दरअसल जो यूनियंस हैं उनका ये कहना है कि जो विनिवेश हो रहा है अगर ये स्टॉक मार्केट के भाव पे होता है तो सरकार को इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट वो एसआर ऑयल की जो डील हुई थी उससे इसको कंपेयर करें जो कि 89,000 करोड़ रुपए में हुई थी और बीपीसीएल में जो 53% स्टेक बिकना है उसकी वैल्यू मौजूदा भाव के हिसाब से करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है। जबकि अगर आप इसके रिप्लेसमेंट वैल्यूएशंस निकालें तो इस पिटीशन में ये बोला गया कि करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू इसकी बनती है। अलग अलग पैरामीटर से अगर आप देखें तो एसआर ऑयल के साथ बीपीसीएल को कंपेयर किया गया जिसमें डेट, इनकी जो नेटवर्थ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, मुनाफा है, डील की वैल्यू है, उन सबको ध्यान में रख के किया जाए तो वो अंडर वैल्यू डील को बता रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए अब ये कानूनी दाव पेचों में जो डील है कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है। दूसरी ओर कोची में जो इनकी रिफाइनरी है उसकी जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो इनको केरल की सरकार से मिली है और केरल की सरकार का ये कहना है कि ये ज़मीन हमने एक सरकारी कंपनी को दी है। विनिवेश हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, तो हमने प्राइवेट कंपनी को ये ज़मीन नहीं दी है। तो उस लिहाज से हमारी जो नीति है, जो पॉलिसी है राज्य सरकार की, उसके कहीं ना कहीं ये खिलाफ है। और वैसे भी उनका ये कहना है कि जब ये विनिवेश शुरू हुआ था प्रोसेस, हमसे कोई भी डिस्कशन, कोई भी विचार विमर्श इसको लेकर नहीं किया गया था। आप अपने जो लॉ डिपार्टमेंट है उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक और जो इनकी यूनियंस हैं वो और दूसरी और केरल सरकार, दोनों इस कंपनी को विनिवेश के मोर्चे पर कोर्ट में कहीं ना कहीं घसीटने के मूड में है। तो हो सकता है कि ये अब कानूनी लड़ाई के रूप में बदलती हुई दिखे। बिल्कुल कानूनी लड़ाई के रूप में बदलती हुई दिख सकती है ये परेशानी। नज़र रखिए, ऑलरेडी विनिवेश प्रक्रिया के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन आ गया है और अब और हर्डल्स आती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक सवाल है बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट का, कल की तेज़ गिरावट के साथ आज भी आपको दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है जहाँ तक इस स्टॉक का सवाल है। एक और स्टॉक जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, यूपीएल। किरण जी ज़रा यूपीएल के चार्ट देखकर बताइए, नतीजों के पहले अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस समय। कोई व्यू होगा, कोई बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इसमें? नहीं, मेरा मानना है कि एक अच्छी रैली हमने आज देखी है दीप, और अभी फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं होगी। शायद मंडे को बाय कर सकते हैं, मोमेंटम पॉजिटिव है। छोटा सा जो बैरियर है अभी 480 का है, उसके बिल्कुल नजदीक है, तो मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के नजदीक है तो बाइंग अवॉइड करूंगा। पर जिन्होंने पहले से ही ले रखा है उनके लिए 465 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। एक बार 480 और आज के हाई जो 485 ये लेवल्स निकल जाए तो वापस एक बार एक अच्छी मोमेंटम एक 20-25 रुपए की देखने को मिलेगी। ओके, देखते हैं नतीजे भी आने वाले हैं इस पर, और संदीप से जानेंगे कि नतीजों का क्या अनुमान है। पर उससे पहले विश्वेश जी के लिए एक बिगुल बजाते हैं, उनके पास एक कॉल तैयार है। बताइए विश्वेश जी। देखिए दिवांशु, मुझे लग रहा है कि निफ्टी रियलिटी एज एन इंडेक्स इज एट लेवल की जिसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और निफ्टी रियलिटी में से एक स्टॉक है जो अपने हाइज को क्रॉस कर रहा है। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज लास्ट 5 वीक्स की कंसोलिडेशन रेंज को ऊपर में तोड़ रहा है विद अ वॉल्यूम, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है मुझे लग रहा है स्टॉक 1000 से पहले नहीं रुकना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ में, सपोर्टेड बाय द सेक्टर इंडाइसेस। मार्केट ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है
है गोदरेज प्रॉपर्टीज 930 के आसपास खरीदना चाहिए, थोड़ा और नीचे आता है तो भी खरीदना चाहिए। जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, स्टॉक की पेडिग्री है, मुझे लग रहा है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 1000 रुपीज। सो BTST करके जाना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। यहाँ पे 890 के स्टॉप लॉस से 1000 रुपये के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ही एक शानदार ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा विश्वेश जी, एक चीज़ बताइए, अब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कब है SG बिजनेस पर? अब अगले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे कब शेड्यूल है आपका? फ्राइडे सर, एक ही बार आता हूँ वीक में। हाँ जी, कब? नेक्स्ट फ्राइडे सर, सेम शो। अरे क्या पूरे मंडे से थर्सडे तक आप इंटरव्यू नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हो? अरे बीच में भी तो होगा, ऐसे क्या कर रहे हो? करते हैं वो। हाँ, फोन करते हैं। हाँ लेकिन कब, वो कब है? हाँ वो कब है? मेरे ख्याल से मंडे को होगा सर। मंडे को होगा सर, देखना। तो मतलब मंडे है, मतलब आप ये इतने सारे जो धड़ाधड़ आपके कॉल्स आ रहे हैं उसके पीछे मैं कारण जानना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि अगले हफ्ते आपका कहीं इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ और आपको लग रहा हो कि आज ही सारे दे दूँ, या फिर बैंक निफ्टी को 22,000 पहुंचाना ही है बस, कैसे कैसे भी करके एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बाय कर। दोनों में से क्या कारण सही है वो बताइए। देखिए अनिल जी, मैं सेक्टर इंडाइसेस देख रहा था और फार्मा में, सन फार्मा में जिस हिसाब से लार्ज ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैंने देखा कि कौन से ऐसे सेक्टरल इंडाइसेस है जो सपोर्ट पे है। तो जिसमें से एक सेक्टर इंडाइसेस निकलता है निफ्टी रियलिटी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर में पेसिमिज्म है और मार्केट गिर नहीं रहा। देखिए, और मार्केट गिरता कब है? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मैं कॉन्ट्रेरियन हूँ। अगर मार्केट गिरना है तो वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, और वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। कोई भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं दिख रही है। हम मार्केट गिर रहे हैं, हम सपोर्ट्स के पास आ रहे हैं और वहां से बाइंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है जहां ब्रेकआउट हो रहा है उनको खरीदना चाहिए। और आज ब्रेथ देखिए आप, इतनी ब्यूटीफुल ब्रेथ है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखिए। तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते मैं इस गिरावट का फायदा ले रहा हूँ। स्टॉप लॉसेस छोटे हैं, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी सारे दर्शक दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को जो भी सूट करे वो हिसाब से ले सकता है। तो रियलिटी एज एन इंडेक्स सर, मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि शायद अगस्त सीरीज में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ओके, अच्छी मूव्स आ रही हैं कुछ स्पेसेस में बाजार की इस समय, पर दोनों तरफ के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सही समय है बिगुल बजा के जान लेते हैं कि क्लोजिंग से पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स में और गिरावट आई है पर अभी भी 25 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ी गिरावट आई है बट 1% ऊपर है। यूरोप के बाजारों में भी हल्की सी गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से, पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है बट थोड़ी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है ग्लोबल मार्केट्स में सर। पर भारतीय बाजार में दोनों तरफ का एक्शन है, क्या करके जाना चाहिए क्लोजिंग से पहले सर? डीप में मन नहीं बना पा रहा हूँ साफ साफ कि क्या करना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि नीचे जाना चाहिए बाजार, और दिमाग कहता है कि ऊपर जाना चाहिए। दिल इसलिए कह रहा है कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है 2 दिनों से, और वो 2 दिनों से जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है उसकी वजह से थोड़ी ऊपर में आप प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हो, राइट? टिक नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो दिल की बात है। दिमाग की बात ये कि डेटा अभी तक खराब हुए नहीं है और निचले स्तरों से सपोर्ट भी आ जाता है। अब लोअर लोज बन रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नहीं टूट रहे हैं। ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, ग्लोबल मार्केट्स लेकिन कमज़ोर नहीं है। तो अब कुल मिलाकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला है। तो मैं इस कन्फ्यूजन के वक्त पे मैं ना ट्रेडर्स को ज़्यादा वो वीकेंड पर परेशान नहीं रखना चाहता। ऑलरेडी मैंने सुबह आज बजाज फाइनेंस छोड़ दिया, वो कॉल गलत हो गया। आपका 3230 पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा। अगर आपने आज के 2000 में किया तो उसकी भरपाई हम कहीं और करने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में। हालांकि थोड़ा नीचे आया था 2170 तक, लेकिन कोई खास नहीं। 2190-95 पर हमने दिया था, 2170 आया, लेकिन वापस 3230 का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार इंतज़ार करना चाहिए। मैं अभी कोई भी तेज़ी या मंदी का कॉल देने के मूड में नहीं हूँ। मैं मंडे को डिसाइड करूँगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो आज के लिए पास है, दोनों ही तरफ का कोई कॉल नहीं, न्यूट्रल, सिंपल, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। लेकिन आइए 2 चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है। पहला तो ये कि टीटीके प्रेस्टीज जो अभी आपको बताया हमारे सेठी साहब ने खरीदने के हिसाब से, वो गजब भागा है टीटीके प्रेस्टीज और अपने टारगेट्स की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मेरे ख्याल से 5880 का हाई लगा दिया है। क्या बात है, 500 रुपये ऊपर, 10% ऊपर है सेठी साहब की
माफ़ कीजिएगा, ये बेहतरीन पिक। एक और स्टॉक है जिस पर मुझे राय लेनी है और वो राय लेनी है बंसल जी से। बंसल जी और कुणाल जी ने एक स्पेशल पिक के तौर पर दीपक फर्टिलाइजर दिया था और वो फंडामेंटल पिक थी और उन्होंने कहा भी था कि भाई ये इसके बहुत तगड़े वाले मतलब रिजल्ट्स आएंगे और कुणाल जी रिजल्ट भी उतने ही दमदार आए, एकदम शानदार आए। तो आपकी इस पिक ने कमाल कर दिया। बताएं सर, अब क्या करना है जिन लोगों ने आपके बोलने पर खरीदा है? अनिल जी देखिए, बहुत ही दमदार चार्ट स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने निचले स्तरों पर कवर किया और अब इस स्टॉक ने एक मेजर लेवल को छू लिया अनिल जी, जहां पर मौजूदा स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा है। 160 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है और लगभग 30 रुपए का अपसाइड बन गया अनिल जी। तो मुझे लगता है कि 160 के आसपास जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है एक बार प्रॉफिट बुक करें। 160 पार हो जाएगा तो अनिल जी इसमें 200 रुपए तक की जगह है, ये री रेटिंग का कैंडिडेट है। तो अगर 160 पार हो जाएगा तो फ्रेश परचेज करें, 200 रुपए का टारगेट हो। ओके, तो ये राकेश जी, दीपक फर्टिलाइजर, इसके लिए आपको भी बधाई, बड़ा तेज दौड़ लगा रहा है। कुणाल जी की राय से सहमत है ना आप? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल सहमत हैं हम तो। दो जिस्म अनिल जी, एक जान है, साथ में सब सारे काम कर रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं, आप कभी देखो, पता नहीं भाई कब डिफरेंस हो जाए, नहीं हो, हम तो चाहते कभी ना हो, लेकिन पूछ लेने में क्या जाता है, हम तो पूछते रहते हैं भाई, इसलिए पूछ ले बीच बीच में भाई, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, पूछते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी बीच में क्या है, एक दो बार कुणाल जी दिखे नहीं, छुट्टी पे थे, तो आशु जी ने अपना पाला बदल लिया। आशु जी ने पाला बदल के विश्वेश जी की तरफ, लेकिन आज देखो आशु जी बिल्कुल विश्वेश जी की तरफ देख नहीं रहे, क्योंकि विश्वेश जी हैं पूरी तरफ से तेजी में और आशु जी अभी तक मूड मंदी का बनाकर बैठे हैं। तो आज देखो दोनों आंख से आंख मिला नहीं रहे, रेड एंड व्हाइट होने के बावजूद। तो ठीक है, ये तो वक्त की बात है, इसलिए पूछने में ठीक रहता है भाई, सब ठीक है ना। तो कुणाल जी और राकेश जी के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात है नहीं। आज सुमित जी आप बड़े खामोश है, क्या हो गया सुमित जी? आज आप बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे शो में जब से आए। जी जी सुमित जी। अनिल जी, अरे सुमित जी आप आए तब से कुछ बोल नहीं रहे, सुमित जी की आवाज सुनना चाहता हूं मैं। जी सुमित जी। अनिल जी फोन कट गया, फोन कट गया? किससे कटा? चलिए ठीक करवाइए फोन को, अभी मस्ती की पाठशाला शुरुआत करनी है इस बीच। हाँ, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मस्ती की पाठशाला में अनिल जी एक बड़ी घोषणा मैं करने वाला हूँ आशु जी की मंदी के बारे में, तो अनिल जी दिल थाम के रखिएगा, एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है आज। वाह, चलो बढ़िया है, मजा आएगा। लेकिन इस बीच आप सब लोग जिन लोगों ने खरीदारी की है टीटी के प्रेस्टीज में, उन्हें दिल थामने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि सारे टारगेट्स आज के हासिल हुए। 5,975 का हाई आज ही बना लिया। 5,575 में सेठी साहब ने रिकमेंड किया था 6,000 के टारगेट के लिए, और देखिए 5,975 यानी कि 25 रुपये। अब 25 रुपये तो भाई साहब 6,000 रुपये वाले स्टॉक में आपको अपना भी दिमाग थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। अभी भी लेकिए देखिए 5,980, 5,880, 90 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सेठी साहब के टारगेट कुछ ही मिनटों में आते दिख रहे हैं। सेठी साहब, भाई साहब गजब करते हैं क्या सेठी साहब लाइन पर, या फिर सेठी साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ अनिल आ रही है अनिल जी। अनिल जी आ रही है आपकी? 5,975 आज ही हो गया, आज ही हो गया। तुरंत दान महाकल्याण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अब क्यों रुकना है? 5,975 मतलब ऑलमोस्ट 6,000 हो ही गया, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। क्या बात है, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए प्रेस्टीज। मान गए सेठ साहब, क्या गजब 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 गजब, वाह, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो दमदार एक्शन में, आपका सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी आज फिर से और मजबूत है, 2%, यहाँ पर अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। तो स्टॉक्स जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। रॉयल ऑर्किड 3% मजबूत आज फिर से। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और एक्सपर्ट है जिनके बारे में मुझे डाउट होता है कि वो फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, वो है सिद्धार्थ सैदानी साहब। देते हैं नाम के तो फंडामेंटल एक्सपर्ट, लेकिन कॉल जैसे देते हैं। सिप्ला आज दिया निफ्टी का स्टॉक 5% ऊपर। परसों उन्होंने टीसीएस दिया था, 2% नहीं, 3 दिन 4 दिन पहले जब वो आए थे लास्ट शो में। पिक ऑफ द डे टीसीएस 4% ऊपर। निफ्टी के स्टॉक पिक ऑफ द डे में सिद्धार्थ जी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं भाई साहब, गजब है। और देखिए सिप्ला 5% ऊपर, अमेजिंग। ये है, मतलब है तो वैसे नाम से तो फंडामेंटल एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन वही आजकल है ना, अब जो आशु सर आप वाले एक्सपर्ट्स की तादाद बढ़ रही है, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव और
मार्केट की नेटवर्किंग और नॉलेज रखने वाले। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं। आज ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी से मस्ती की पाठशाला शुरू करनी है। हरे निशान में बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर 21,652, निफ्टी 13 अंक नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये है आपके लिए क्लोजिंग। और अब आपको बता दें शाम के शो के लिए क्या कुछ खास है वो मैं आपके सामने रख दूँ। जी हाँ,